लिए नजर शुरू कर रहे हैं जीओसी। वाओ, ऑर्गेनिक, जी हाँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेशन को आज देख रहे हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स ऑर्गेनिक के, उनको आज रिवाइज करेंगे हम अपने आज के इस सेशन में। बात करें, बिल्कुल आगाज किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। अच्छा, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। CnH2n क्या है ये? ये हो सकते हैं अल्कीन्स या साइक्लोअल्कीन्स। 2n-2 अल्काइंस या अल्काडाइंस हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन है और सैचुरेटेड है तो क्या हो सकते हैं? तो बकायदा अल्कोहल से ईथर हो सकते हैं। और अगर 2n+2 का सैचुरेटेड देखिए, है ना, अगर एक पाई बॉन्ड है तो क्लियर आइडिया कि कौन सा। वाओ, मैच कर दिया आपने, जी हाँ। 1b2d के साथ मैच करें। 1b2d एक ही में था। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर, और देखना ही नहीं पड़ा, अब चाहे तो देख लें, दे दिया। अच्छा, ये एक मिनट, इसमें क्या चेक किया, क्या देखा आपने? हाँ, यही देखा जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर आपको याद हो, एक BU या IHD हमने डिफाइन किया था, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, उसकी हमने मदद ली कि अगर अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अगर दो हाइड्रोजन मिसिंग हो तो उसका मतलब या तो एक रिंग बनेगा और या एक पाई बॉन्ड। रिंग बना तो साइक्लोअल्केन, पाई बॉन्ड बना तो अल्कीन, इससे हमने ये बनाया। अगर 2n-2 हो गया तो IHD कितना हो गया? 2, इसका मतलब दो रिंग्स हैं, या एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है, और या फिर दो पाई बॉन्ड्स हैं। दो पाई बॉन्ड्स में अल्काडाइंस बन सकती हैं, अल्काइंस बन सकती हैं। इसी के अलावा दो रिंग्स मतलब ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता था, या ये साइक्लोअल्कीन भी हो सकता था। ऑप्शन में मेंशन नहीं कर रहे हैं, पर इन सबका जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो सकता था। ओह बढ़िया। और ये क्या है? आप देखिए, इसमें IHD कितना है? इसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है 0। अगर आप भूल रहे हो कि IHD होता क्या है तो आपको याद दिला दूं। हां, बोलो, रिवाइज करा, सब बोलो, ठीक है। एक चीज थी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको कुछ लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, और मैं ज्यादा पसंद करता हूं IHD शब्द को। ये है कि इसका फार्मूला क्या है? अगर आपके पास है कोई भी कंपाउंड CXHYOZ, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है CXHYOZ और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का भी W मान लो, कुछ ऐसा है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल फार्मूला भी ऐसा रखा जा सकता है। अगर ये हाइड्रोकार्बन होता जिसमें X कार्बन्स होते तो 2x+2 मैक्सिमम हाइड्रोजन कितनी होती? और फिलहाल इसमें है Y। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है किसका? एक शब्द के लिए पहले पे रखो, ये जो डिफरेंस है हम कहेंगे this upon 2 is equal to index of hydrogen deficiency। अच्छा, ऐसा बोलोगे जी। और अगर वो CXHYOZ और साथ में नाइट्रोजन भी हो P और हैलोजन हो Q, ये भी हो सकता है, नाइट्रोजन या हैलोजन भी हो सकते हैं। प्लीज नोट, ऑक्सीजन की वजह सल्फर रखेंगे तो भी फॉर्मूला ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में खानदान का कोई भी आएगा तब चलेगा। तब फॉर्मूला क्या होगा? तब हो जाएगा IHD is 2x+2, इतनी तो होनी चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है, -Y, ठीक है, प्लस P -U, जितनी नाइट्रोजन है उसको कर दो, जितने हाइड्रोजन है उसको सब्ट्रैक्ट 2/2, ये हो जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ऐसे निकालते हैं DU, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा, सही बताया। तो यहाँ पे IHD कितना है? यहाँ देखिए IHD 1 है, एंड बाय द वे IHD इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। IHD इसके बराबर होता है। तो बस इस फॉर्मूले से हिसाब किताब लगाना कठिन नहीं है। देखिए ऐसे 2 0 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। IHD 1 का मतलब समझते हैं? IHD 1 का मतलब हुआ, हाँ बोलो, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ या तो एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड। अल्डिहाइड कीटोन में पाई बॉन्ड है, हाँ तो हो सकते हैं बिल्कुल। इसी के साथ साइक्लिक ईथर भी हो सकता था, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। जैसे ये भी आ जाएगा CnH2n इस फॉर्मूले। डन 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 डन। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल, क्यों नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबरिंग इज करेक्ट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, IUPAC की नंबरिंग करी गई है। अब पूछा गया बता क्या सही है और क्या गलत है। देखें, आओ देखें इसमें मेन रूल क्या है। हैलोजन्स की ज्यादा इज्जत नहीं है, मेन तो सबसे पहले रिंग पे नंबर डालिए। और रिंग पर इज्जत किसकी है? रिंग पर तो भाई इज्जत है पाई बॉन्ड्स की। ओह ऐसा, जी हाँ ऐसा। तो आप देखिए इस तरह का ढांचा है, और हम या तो यहाँ नंबर 1 डाल दें, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाल सकते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिहार पे डालो नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे भी सोच सकते थे। या नंबर 1 डाल के ऐसे जो यहाँ पर रखा है, ठीक है। और अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। सारी सोच ABCD ऑप्शन में दे रखी है। प्रश्न उठता है सही क्या है? सही ये है कि रूल्स से चलिए। आप तो सिंपल रूल्स आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको सही से रूल्स पता है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रूल बताओ, रूल क्या है? वेल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर आपको हाइड्रोजन्स की, अल्काइल ग्रुप से होते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। इसकी बजाय इज्जत होती है अल्कीन की। तो आप ऐसे नंबरिंग करो कि अल्कीन पर लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट आ जाए। तो 1 डाल देते हैं, जी हाँ। तो अल्कीन के एटम पर 1 तो आना पड़ेगा, बिल्कुल, एक तो ऐसा होना चाहिए। तो उस दृष्टि से देखिए, यहाँ जो 1 साइड में डाल दिया, ये ठीक किया है ना? एकदम गलत है। अल्कीन पर 1 तो अच्छा किया तुमने, अल्कीन पर 1 अच्छा किया, अल्कीन पर 1 अरे कुछ अच्छा है, अच्छा है, अल्कीन पर 1 पड़ेगा, अच्छी बात है। और यहाँ पे अल्काडाइन है, दो अल्कीन्स हैं। और अगर दो अल्कीन्स हैं तो एक अल्कीन पर जो नंबर डाल दिया, ठीक है, दूसरे पर नंबर क्या पड़ेगा उसको भी देखें। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 4, ये 1,4, एक नंबर और 4 नंबर है अल्कीन पर। तुम कहोगे 2 और 5 भी तो है। अल्कीन तो 2 एटम्स के बीच में होता है, तो 2 कार्बन है तो 2 संख्याएं तो होंगी, पर उसमें से जो छोटा नंबर है वो गिना जाता है, बड़े नंबर को नहीं देखते। तो 1 है तो 2 होगा, और हम 1 2 में 1 2 देखते हैं। 4 है तो 5 भी होगा, तो हम 4 को देखेंगे। ये कैसा है? ये है 1 और 3, और ये कैसा है? ये भी है 1 और 3। एक अल्कीन पर 1 और दूसरे पर 3, एक पे 1 दूसरे पे 3, इस तरीके से है। अच्छा, ऐसी बात है, जी हाँ ऐसी बात है। अच्छा है, तो प्रायोरिटी कहाँ होगी, कहाँ ब्रांचिंग है उसको पहले देखेंगे ना। पहले देखेंगे कि अगर 2 अल्कीन्स हैं तो मिनिमम नंबर दोनों अल्कीन को कितना डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखो 1,3 आ रहा है, यहाँ 1,3 आ रहा है, यहाँ 1,4 आ रहा है। 1,4 नहीं, उससे अच्छा है 1,3, तो हम 1,3 देखेंगे। अच्छा, पर 4 में मजा आ रहा था। आप जो चाहे मजे लूटो, आपकी निजी सनक हो सकती है। एक चीज और है, जैसे ही आपने नंबर डाल दिया उसके बाद आपको डबल बॉन्ड पर से गुजरना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को टच करके उल्टा भी भाग सकते हैं। जैसे यहाँ नंबर 1 डाला है तो 2 यही पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको डबल बॉन्ड से गुजरना पड़ेगा, आप मुड़कर उल्टी दिशा में नहीं भाग सकते। अच्छा, यहाँ 1 है, इस पे 1 है तो यही 2 होगा। आप यहाँ इसको 2 नहीं कर सकते, ये संभव नहीं होगा, ठीक है। तो पहला रूल, अल्कीन्स के लोकेंट मिनिमम हो और मिनिमम 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन होगा। तो जी हाँ, ये 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन हो गया है। अब क्या करोगे? अब अगर उससे ज्यादा ऑप्शंस हैं तो फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो साइड चेन्स हैं इन पे मिनिमम लोकेंट अटैच्ड हो। इस पे क्या है? ये है 3,5, 3 ब्रोमो है और 5 फ्लोरो है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 ब्रोमो है और वाह, और 5 फ्लोरो है।
तो 3 ब्रोमो अच्छा है, 2 ब्रोमो, जितनी जल्दी ब्रांचिंग आ जाए बाबू उतना अच्छा है, सीधी बात। तो ये नहीं, सबसे अच्छा कौन है? ये डी ऑप्शन, बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो साइक्लोपेंटा 1,3 डाई, ये होगा इसका नाम और ये वाली नंबरिंग होगी सही। इस एक एग्जांपल की मदद से हमने कितनी चीजें रिवाइज कर ली आप देखिए। आपस में तुलना कर दी अल्कीन की और अल्काइल हैलाइड की। जो प्रीफिक्सेस के तौर पर लगते हैं उनकी इज्जत बाद में होती है, पहले नहीं होती। पहले अल्कीन को नंबर करेंगे, उनका मिनिमम लोकेशन जब तय हो जाएगा तब देखेंगे साइड चेन्स को। साइड चेन में भी फ्लोरो और ब्रोमो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी? सेम थी दोनों की प्रायोरिटी, क्योंकि दोनों प्रीफिक्स हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते नौबत आती है ऐसी कुछ पंगे लेने की, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते ब्रोमो का बी और फ्लोरो का एफ, ब्रोमो का बी अच्छा होता है उसको देखते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट, एंड देयर वी आर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबरिंग इज करेक्ट? डी इज द आंसर। यस इंडीड, डी इज द आंसर। अब क्वेश्चन है which one of the following does not have sp2 hybridized carbon? oh my god, sp2 hybrid carbon किसमें नहीं है? और 4 कॉमन नेम्स रखे हैं, क्या करें? चारों के नाम लिखो पहले तो। और देखो ये है एसीटोन, इसमें sp2 hybrid carbon देखेंगे एसिटामाइड CH3CONH2 एसिटामाइड, एसिटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और एसिटिक एसिड CH3COOH। ये है आपके पास 4 नाम। हां जी, sp2 hybrid carbon, sp2 hybrid carbon, sp2 hybrid carbon है, और यहां पे ये तो sp3 है और ये sp है। अरे कोई sp2 ना मिला तुमको? है ही नहीं, मिलेगा कहां से? The answer is C. Yes, the answer is C. And there we are. I hope you can see that. देखिए जी बच्चों, IUPAC नेम ऑफ गन दिस, व्हाट इज गन? लिख रखा है, अल्केन दे रखा है। अल्केन का रूल क्या था? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन चुनिए। अच्छा चुनते हैं, ये लगती है लॉन्गेस्ट पॉसिबल 1 2, हां सही। फिर सेकंड रूल क्या था? तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन चुन ली जाए तो उसके हिसाब से वर्ड रूट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हेप्टेन है, ये हेप्टेन है, हेप्टेन है। पेंटेन नहीं है और पेंटेन नहीं है। अच्छा तो सीओडी आउट हो गया क्योंकि पेंटेन तो नहीं, तो हेप्टेन है यार, क्या बात करते हो? ठीक है। फिर हर चेन के 2 सिरे होते हैं। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जहां अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाए, जिस कोने से शुरू करने पर सबसे पहले ब्रांचिंग आ जाए वहां पर नंबर डालना 1। तो यहां पे 1 2 3 नंबर पे ब्रांच है, यहां करता तो 1 2 3 4 पे आती ना, 3 पे ब्रांच आ गई तो ये ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइलपेन, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइलपेन। हो गया। तो आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा सही है बॉस, बिल्कुल सही है। बढ़िया आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट, द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स ऑल द 4 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स इज। जो एक कार्बन से अपने अतिरिक्त एक और कार्बन से जुड़ा हो प्राइमरी, जो अपने अलावा 2 और कार्बन से जुड़ा हो वो सेकेंडरी, 3 और से जुड़ा हो तो टर्शियरी, और 4 और दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हो खुद के अतिरिक्त तो बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन एटम। ये कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाकर बनाएंगे, देखते हैं। सबसे देखो पेंटेन बोली है, पेंटेन 2 3 डाइमिथाइल बोला है, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये बन गई, ये ए है। पर अगर आप गौर करें तो उसमें क्वाटर्नरी कोई है नहीं, तो ए आंसर नहीं हो सकती। बी के दर्शन करें, बी पेंटेन है बाबू। कैसी है? 2 3 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसमें प्राइमरी है, प्राइमरी 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 5 प्राइमरी। सेकेंडरी है कोई? हाँ, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी और ये है ओ माय गॉड क्वाटर्नरी। यस, तो कहीं आंसर ना हो जाए, हो गया और बाकी क्या रहेगा जिंदगी में? अरे सीओडी बाकी है, आंसर आ चुका है, सिंगल करेक्ट यही होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए मैं सीओडी कर देता हूं। पेंटेन और पेंटेन, सी और डी दोनों पेंटेन है। तो पेंटेन का अलग ढांचे बनाए। 2 3 4 ट्राइमिथाइल, 2 3 4 ट्राइमिथाइल, क्वाटर्नरी तो है ही नहीं। 3 3 डाइमिथाइल, टर्शियरी है ही नहीं। तो 3 और 4 या सीओडी रिजेक्ट हो गए, बचा खाली बॉम्बे बी। यस, बॉम्बे बी इज द आंसर। The correct structure of the question है, the correct structure of 2,6 dimethyl DAC4-ene is DAC4-ene। टैंग 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 टैंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब यहाँ से 1 है, 2 पे मिथाइल है, 3 4 पे ईन है, 5 6 पे फिर से मिथाइल है। बस लो कर लो बात, इतनी सी चीज है। 1 2 3 4 5 6, ओह आई एम सॉरी, मैं 7 पे चला गया था। ऐसा है, कोई मैच नहीं कर रहा, क्या बात करते हो? ए ही मैच कर गया जी, बाकी बातें क्यों करने जाए हम? ए मैच कर गया है। अच्छा ठीक है, ये क्या है? 1 2 3, ये डेक 3 इन, 1 2 3 4 5, ये डेक 5 इन। अलग अलग मायाएं हैं, अलग अलग तरीकों से, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द IUPAC नेम फॉर कंपाउंड दिस इज, क्या है ये? आप देखिए, CH और फिर यहाँ है CH3 और CH3। ये ग्रुप ऐसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इट इज मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन नहीं। अच्छा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ऐसा है क्या? 1 मिथाइल इथाइल, हाँ 1 डैश 2 डैश, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्यों? ये 1 मेन चेन की ब्रांचिंग नहीं है, साइड चेन की है। मेन चेन तो ये है, तो 1 डैश और 2 डैश होगा 1 नहीं, अगर 1 डैश लगा होता तभी सही होता, और ये फिर ब्रैकेट में होता 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन, तब भी स्पष्ट होता। पर ये सब न होने के कारण ये सही तरीका है लिखने का। अगर 1 डैश लगा लेते तब भी सही होता, और जो लिखा है जैसे आइसोप्रोपाइल लिखते तब भी सही हो जाता। ये सही है। आई एम सॉरी, assertion is wrong, false. Reason it is named as a derivative of cyclopentane because the number of carbon atoms in the ring is more than side chain. रिंग में ज्यादा कार्बन, उसको पेरेंट मॉलिक्यूल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है बिल्कुल। Assertion is incorrect, but the reason is correct. Is the answer? Yes, is the answer. वहीं से बात है, ध्यान देने लायक बात है, विशेष ध्यान दें। Is the answer? Yes. The IUPAC name of गंदगी, और इस गंदगी अगर आप ध्यान दें, ये बेंजीन रिंग है ना, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। टेट्राफिनाइल ना ना ना, फिनाइल ना ना, फिनाइल ना, 1 1 1 1, इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। टेट्रासाइक्लोहेक्साइल मीथेन, सही है, बिल्कुल सही है। टेट्रासाइक्लोहेक्साइल मीथेन ऐसा लिख देते, 1 1 1 नहीं लिखते, तो मीथेन तो एक ही कार्बन से होंगे। अंडरस्टूड था। दिस इज द आंसर। यस, इज द आंसर। And this brings us to the next compound. It says the IUPAC name of the compound shown below is, क्या होगा इसका नाम? आओ देखें, या तो अल्कीन पर नंबर 1 या नंबर 2 पड़ेगा, या तो पड़े 1 2 3, और ऑप्शन है। क्या बिया की कोई हैसियत नहीं है,
दोनों में से एक कोई होगा। अब क्लोरीन पे हाँ 1 है, Br पे 3 ज्यादा अच्छा लग रहा है ये नहीं। 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सी। कैन यू सी इज करेक्ट आंसर? यस इंडीड इट इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों नोमेनक्लेचर का बहुत इजी पोर्शन चल रहा है, इसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, पूरी लग कर करिए और जहां रूल्स आप भूलते जा रहे हैं सारे रूल्स बोलते जाओ। अब ध्यान से सुनिए और तुरंत फटाफट रिवाइज करिए। इस बार मैं अल्कोहल दिया क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, राइट देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद ब्रांचिंग की बात आएगी। तो ये क्या है? 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल इज द आंसर। यस इंडीड इज द आंसर। देयर वी आर। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ CHO अगर आप देखें तो ग्लायोक्सेल है, कॉमन नेम है ग्लायोक्सेल CHO। अदरवाइज क्या करेंगे? नाम क्या होगा इसका? फॉर्माइल मीथेनॉल। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों एल्डिहाइड तो हैं। तो अगर इसको हम कहते हैं इथेन डायल तो ज्यादा अच्छा होता है। 1,2 इथेन डायल और 1,2 की जरूरत नहीं है, सिंपली इथेन डायल बोलते थे तो भी चल जाता। डी इज द आंसर। यस डी इज द आंसर। डायोन ना कीटोन में एल्डिहाइड है इसलिए डायल ऐसा बोलना चाहिए। द इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम इज, गलत चुनना है, गलत का साथ देने को कहा जा रहा है, कितना बड़ा पाप हो रहा है, लेकिन आप करते हैं इसे। 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल, ना इट शुड बी 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। क्यों? इसलिए क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप की काफी इज्जत है, अल्काइल की इज्जत नहीं। इनकरेक्ट है, हाँ आंसर आ गया। अभी पढ़ लेते हैं ये बीएसटी। ये कैसा है? 1 2 3 4 5 कार्बन चेन वैसे देखें तो 2 4 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, करेक्ट सही है। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ये कैसा है? 1 2 3 4 5, अच्छा 4 मिथाइल पेंटाइन 2 पेंटाइन, ठीक है ये भी सही है। और ये कैसा है? 1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा बीसीडी बिल्कुल सही है, गलत था ए, और गलत कुछ चुनना था तो बहुत पहले चुन चुके थे। ए इज द आंसर। यस ए इज द आंसर। दैट यार। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गंदगी इज, व्हाट इज गंदगी? CH3CONH Br। ओ माय गॉड, क्या है? N ब्रोमो, N पर लगा है ब्रोमो, N ब्रोमो इथेनामाइड, सही है, बिल्कुल सही है बॉस, N ब्रोमो इथेनामाइड। देयर वी आर। आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। 1 2 ऐसे देखते हैं। ओ 6 तो हेक्सेनोइक एसिड, जी हां 6 है ना, एल्डिहाइड ना, ये क्या व्यंजन है? हेक्सेनोइक एसिड टाइप कुछ है, हेक्स और फिर 1 2 3 पे ईन है, हेक्स 3 ईन 1 ऑइल अंडरस्टूड है तो हेक्सेनोइक एसिड इज फाइन। 2 नंबर पर मिथाइल और 5 नंबर पर मिथाइल है तो 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल। 6 ऑक्सो लिखा है, यहां पर तो कोई ऑक्सो अलग से करके है नहीं, तो दिस इज अ टोटली रॉन्ग आइडिया। नो है 6 नंबर ये दो में ना, 6 CHO है ये, इस तरह से पूरा देखेंगे तो ये कहलाता है फॉर्माइल या मीथेनॉइल। ऑक्सो देखेंगे तो आप ऑक्सो मिथाइल ऐसे भी बोल सकते हो, तो ठीक है। एक कार्बन होता है अलग से होता है तो मिथाइल तो मेन चेन का हिस्सा ही है। 6 ऑक्सो बिल्कुल सही है, या इसको कवर करने के लिए बिल्कुल सही है। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। And the next question says, IUPAC name of the compound mentioned below is, oh my god, खतरनाक है ये। IUPAC नेम पूछा है इसका, ऑफर्स क्या क्या है हमें ध्यान दीजिएगा। एक नहीं दो नहीं तीन तीन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप साइड बाय दे रखे हैं, और जब जब दो से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप एक ही कार्बन चेन पर आए तो उन सबको हटाकर नियम है आपको कार्बन चेन का नाम दे देना चाहिए, राइट? तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल जो लगा है प्रोपेन पर, बिल्कुल 1 2 3 CN क्या हुआ? कार्बन वाला नाइट्राइल यानी कार्बोनाइट्राइल, और ऐसे तीन तीन ग्रुप है तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ध्यान रखिएगा, अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं तो एक चेन के दो अंत होते हैं, दो सिरे होते हैं, उस पर दो ही ग्रुप्स लग सकते हैं। तो अगर ऐसे दो से ज्यादा ग्रुप्स एक ही चेन से जुड़े हों तो आप उन सारे ग्रुप्स को हटाकर बची हुई चेन को गिन लीजिए और तब उसका नाम रखिए, ऐसा नियम आता है। इसलिए सही आंसर कौन है? इसलिए सही आंसर होगा बॉम्बे बी। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। ये क्या है? आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गंदगी इज, यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा, ये मेरे ख्याल से यहाँ CL लगा है और इज ऐसे लिखा था, ठीक है इसको हटा दीजिए। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गंदगी इज, ये तो देखेंगे आप, देखें वैसे तो ये कई बार लोग कह सकते हैं इपॉक्सी ऐसा करके लगा देते हैं लोग, ठीक है। नंबरिंग कैसे करनी चाहिए, है ना? अब इथॉक्सी का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिंग है, तो इथॉक्सी तक मामूली इथर होता है। आपके पास ये बच जाता है 3 क्लोरो 1,2 इपॉक्सी या 1 क्लोरो 2,3 इपॉक्सी। प्लीज नोट इसमें क्लोरो भी प्रीफिक्स है और इपॉक्सी भी प्रीफिक्स है, और अगर दोनों प्रीफिक्स हैं तो ऑर्डर सिर्फ अल्फाबेटिकल है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्लोरो का C, इपॉक्सी का E, C जीत जाता है। तो 1 क्लोरो 2,3 इपॉक्सी प्रोपेन, यस दिस इज द आंसर, इंडीड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अमाइड है बाबू, अमाइड है। अच्छा तो अगर टर्शियरी अमाइड इसमें अगर ऐसा होता सिर्फ NH2 ग्रुप होता है यहाँ पर, मिथाइल मिथाइल सिर्फ ये होता है, तो क्या नाम रखते? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। अच्छा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड ये बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेनामाइड गलत नाम है ना, ये विदाउट हो गए। तो ये होता साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड जिसमें दो मिथाइल लगे हैं, और बाबा कहाँ लगे हैं? N पर लगे हैं, तो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड, यस इंडीड दिस इज द आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। बस एक ये है स्पेसेस नहीं होंगे बीच में, ये कंटीन्यूअस नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। सी द आंसर, यस इट इज द आंसर। द नेम ऑफ सिट्रिक एसिड इज, ओह माय गॉड सिट्रिक एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा C कार्बन चेन है, COOH COOH और COOH ऐसा रहता है। अच्छा और वेल अगर आप देखें यहाँ पर एक OH भी है। अच्छा ये क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ। अगर आप देखें इसको आप मेन चेन, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जैसा अपने 3 साइनाइड वाला केस था ऐसे ही 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बढ़िया बोला है, कोई पाप नहीं है, ठीक है। और इसमें फिर 1 2 3 ऐसा कर लीजिए, ये क्या है? 2 हाइड्रोक्सी
प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ए नाम सही है, ए नाम सही लगा है, और कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं देखें क्या है, अगर इसकी बजाय ऐसे कार्बन चेन को नाम देके देखें तो कैसे देखें? वेल अगर हम इसको कुछ ऐसा मान लें, कार्बन चेन ऐसे 1 2 3 4 5 1,5 पेंटेन डायोइक एसिड, जिसमें 3 नंबर पर है हाइड्रोक्सी और 3 नंबर पर ही है कार्बोक्सी। घटिया है, घटिया हो या अच्छा, सही है गलत, सही की बात हो रही है, चलेगा क्या? चल जाएगा, बिना क्लिक कर सकते नियम के हिसाब से, ठीक है। हाँ अगर 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हो तो एक दूसरी ऑप्शन ये कि वैसे भी नाम रख सकते हैं, और पुराना वाला गलत है, ऐसा नहीं है। अगर एक ही लिखना होगा तो हम एक कहेंगे, तो कोई कहेगा क्या चलेगा? चलेगा, बोथ आर करेक्ट, यस सी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही, अच्छी बात है। इसी बहाने सिट्रिक एसिड का फार्मूला भी देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, दिव्य स्ट्रक्चर सिट्रिक एसिड का है। आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज कौन है? इसमें फंक्शन ऑफ साइनाइड है, एल्डिहाइड है और कीटोन। हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ऑफ कौन सा होगा? साइनाइड, एल्डिहाइड या कीटोन? हाईएस्ट प्रायोरिटी तो साइनाइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सबसे ज्यादा होती है। कार्बन चेन कौन सी होगी? वेल कार्बन चेन तो वही होगी, इसमें साइनाइड का कार्बन आए तो कार्बन चेन तो ये होनी पड़ेगी, ऐसे ही। जी हाँ, ये क्या ग्रुप है? ये ग्रुप साइड चेन में आ गया, 1 2 3 4 5 ऐसा। तो 3 पर है ऑक्सो और 2 पर है फॉर्माइल या मीथेनॉइल, इसका नाम होता है फॉर्माइल, लोग इसे मीथेनॉइल भी कहते हैं। तो 2 नंबर पर है फॉर्माइल, सही है, ये 2 नंबर पर है मीथेनॉइल, वो भी सही हो जाता है। और 3 पर है ऑक्सो, जी हाँ 3 पर है ऑक्सो, और 5 कार्बन की चेन पेंटेन और साइनाइड का एन ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्राइल, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, यही है सही, यही है सही। बी इज द आंसर, इंडीड बी इज द आंसर। The IUPAC name of गंध is, let's see what is गंध। हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है COOH, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, पेंटेनोइक एसिड होना चाहिए। ये COCl, ये असाइल हैलाइड है, अवश्य असाइल हैलाइड की उतनी इज्जत नहीं होती जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप तो यही है। अल्केनॉइल क्लोराइड ना, ओइक एसिड, जी हाँ 1 2 3 4 5, ये ओइक एसिड तो ठीक लग रहा है, अब चाहे तो उसे पेंटेनोइक एसिड बोल दें, देखते हैं क्या क्या बोल सकते हैं, लेट्स सी। और क्या है? पेंटेनॉइक क्लोराइड तो नहीं है, तो ए और सी तो मार्केट के बाहर हो गए जिन्होंने असाइल हैलाइड को मेन चेन मान लिया है या मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लिया है। और क्या हो सकता है? ये पेंटेनोइक एसिड अच्छा दिख रहा है, इसको देखिए, आओ देखो कार्बन चेन गिन लिखते हैं, हमने पूरी कार्बन चेन मान ली, नाम लिख, क्या होगा ऐसे देखिए, हम कहेंगे 5 नंबर पर है क्लोरो, LMNO PM, फिर 3 3 डाइमिथाइल भी है, और 5 ही नंबर पर ऑक्सो C डबल बॉन्ड O भी है, और ये पेंटेनोइक एसिड ऐसा आएगा। 5 क्लोरो, ठीक है, फॉर्माइल कहां से ले आए तुम हैं? अच्छा वो क्लोरोफॉर्माइल COCl को पूरा क्लोरोफॉर्माइल गिना है अगर तुमने, तो ये क्लोरोफॉर्माइल तो ये ग्रुप हो गया, इसमें कार्बन कट के अलग हो चुका है, तो अब तो 4 ही कार्बन बचेंगे। अब पेंटेनोइक कैसे बोल रहे हो? फॉर्माइल जब बोलते क्लोरोफॉर्माइल, ये पूरा ग्रुप भी क्लोरोफॉर्माइल कहा जा सकता है, क्लोरोमिथेनॉइल भी कहा जा सकता है, लेकिन तब उसमें कार्बन को अलग गिनना पड़ेगा। और तुमने तो 5 कार्बन नहीं, उसके लिए कार्बन पहले चेन में लिया था, ये बात तो गलत बोल दी, गलत है ना, ठीक है क्या? ये सही है, और कोई तरीका नहीं है, ये भी तरीका है, लेकिन नंबरिंग अलग से होगी, आप इसको काट लो, अलग अलग है, तो क्या होगा? कायदे में आपको ऐसे चाहिए, ये है क्लोरो और ये क्या है? कार्बोनाइल, आप ये कार्बन चेन, ये भी कह सकते हो 3 3 डाइमिथाइल, और 4 नंबर पर है क्लोरो कार्बोनाइल, फॉर्माइल हो जाएगा कार्बोनाइल बोलो, और ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा 4 क्लोरो कार्बोनाइल 3 3 डाइमिथाइल, और ये तो यही है, जी हाँ यही है, और ये भी सही है, ये सही नाम है, ये भी सही नाम था, एक के दो नाम हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर जो बाकी एसिड लिखे ये गलत है, क्यों गलत है सब बता दिया आपको, रूल सहित सब रिपीट कर दिया, शानदार है ये, देखिए खास आपके लिए। The structural formula of गंदगी is, let's write down गंदगी, ब्यूटेनामाइड, एक ये हो गया, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनामाइड, ये ब्यूटेनामाइड, 2 ऑक्सो 1 और 2, एक मिनट देखिए 1 और 2 पे बोला है ऑक्सो डबल बॉन्ड O, अच्छा 3 पर मिथाइल, मिथाइल N पर ब्रोमो, चीज ऐसी चीज है, NHBr है, NHBr, और उसके पहले CO है, सही है भाई, CO NHBr, उसके पहले CO और उसके पहले क्या है? CH, ये यहाँ गड़बड़ हो गई, ये है CO NHBr, ये सही है, बीस आंसर, यस 20 आंसर दे दिया। देखिए मैच कर रहा है, जी हाँ भी मैच कर रहा है, क्या किया? जो लिखा है नाम उसको बनाते चले गए, बस बन गया, ये क्या कुछ नहीं किया, राइट? ओ माय गॉड, ये क्या है? अरे देखो तो सही, हिम्मत मरना मर्दे खुदा, आप करें तो सही से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द गिवन कंपाउंड, दिए हुए कंपाउंड में नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स निकालिए, क्या होंगे? ये है अमाइड, ये भी है अमाइड, ठीक है जी। कौन है तू? ईथर हूं मैं, थर तापता हुआ ईथर, दोनों ईथर है। तुम कौन हो? नाइट्रो है हम, और तुम? हम भी अमाइड है बाबू, ऐसे, अच्छा सही। गौर करें ये सबके सब सेकेंडरी अमाइड, NH कुछ NH कुछ NH कुछ वाले। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अगर संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और टाइप्स या नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे तो अमाइड, ईथर और नाइट्रो 3 है, 3 तरह के हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स की संख्या कितनी है? 6, यानी कि टोटल नंबर पूछा है, नंबर 6 है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स टाइप 3 ही है, ऐसा है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड मेसिटाइल ऑक्साइड इज, ओ माय गॉड, राउंड ऑफ इंडियन सिंपली का कुछ कह रही हो तो इंडियन हो ही जाएगा, नो डाउट ना। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है मेसिटाइल ऑक्साइड? ओहो ये कैसे करेंगे? दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, दैट्स समथिंग व्हिच इज इजीली गेसेबल। कैसे? आप मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉमन नेम है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा आप गिनेंगे कैसे?
3 4 5 6 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये है। और हाइड्रोजन कितनी है जो यहाँ दिखाई नहीं गई? 10 10 सिग्मा विद हाइड्रोजन। 6 सिग्मा ये 10 वो 10 और 6 16। There are 16 sigma bonds. Indeed, there are 16 sigma bonds. Find the sum of the locants. Okay. Assign to the substituents and the secondary functional groups in the IUPAC name of the given compound. Primary functional group होता है highest priority functional group, उसको छोड़ दीजिए भाई। और जो दूसरे substituents या secondary functional group से उनके locants को जोड़िए। यहाँ primary functional group है nitrile। इसमें 1 पड़े, इसमें कार्बन चेन देखो। डिंग 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 ऐसी है। अरे locant गिन locant 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। 8 कार्बन की चेन है। 3 नंबर पर इथाइल है, 4 नंबर पर अल्कीन है, 7 नंबर पर हाइड्रोक्सी है। सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सम कितना है 14। तो सम कितना है? जवाब मिलता है 14। डन डन। नाम नहीं रखा, पूछा नहीं तो क्यों लगता है जबरदस्ती? अरे हमारे लिए बता दो, सुनिए नाम बड़ा आसान। EFGHLMNO की तरह। तो इसमें देखिए 3 इथाइल 7 हाइड्रोक्सी ऑक्ट 4 ऑक्टीन नाइट्राइल 14 ऑक्टीन नाइट्राइल। ऐसे लिखेंगे ना, बड़ा टिपिकल है जैसा है यही तो है यही चीज है। तो बच्चों ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन बिफोर वी साइन ऑफ आइए कुछ तो आदान बैक टू बैक कॉमन नेम्स जो लगते हैं हमको डरावने और जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें मानने चाहिए, आने भी चाहिए। कुछ नाम ऐसे जो फट कर आते हैं, ऐसे कॉमन नेम्स जो बड़े पॉपुलर हैं, बहुत काम के हैं, उनको रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं उनको। बिल्कुल, तो क्या होगा, मैं फटाफट 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 उनको आपको उनके स्ट्रक्चर बना के दिखाता जाऊंगा। आपको उनके नाम बताने हैं। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। कौन है ये? हाँ कौन है? बेंजीन है। हाँ जानते हैं, इतना आसान क्वेश्चन पूछोगे, बताते तो जाइए, देखते हैं। आइए इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही रेगुलर है लेकिन बड़े काम के हैं। पहले इन 4 के नाम बताइए। ऑफ कोर्स ये बेंजीन है। ये कौन है? ये एनिलीन है। ये एनिसोल है, मेथॉक्सीबेंजीन एनिसोल। ये फिनॉल है। अच्छा, चाचा नाम बता दिए। OH के साथ अगर मिथाइल होता तब क्या कहते हैं? OH के साथ मिथाइल होता तो क्रिसॉल कहते हैं, और ये मेटाक्रिसॉल है। अगर यही ऑर्थो और पैरा भी हो सकती, आजू बाजू होती तो ऑर्थो, और ऑपोजिट होती तो पैरा कहलाती। एक ही बेंजीन रिंग पर अगर दो मिथाइल लगे होते तब क्या बोलते हैं उसे? अगर एक मिथाइल लगा होता तब क्या बोलते हैं उसे? एक मिथाइल कहलाता है टोल्यूइन और 2 मिथाइल कहलाते हैं xylene। आजू बाजू हो तो ओजाइलीन। 1,3 होते तो मेटा, 1,4 होते तो पैराजाइलिन कहलाते हैं। अच्छा, आसान है तो याद होने चाहिए। याद है तो सब आसान है, और भूल गए तो स्यापा ही स्यापा है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड, कम ऑन टेल मी द नेम, देखते हैं कौन बताता है। हां यस, दिस इज क्यूमीन। क्यों मिला है? अब जो याद क्यों क्यों मीन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो चुके हैं। आप देखिए आपके 8 में से कितने नंबर आए? 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर्स, नो मार्क्स फॉर नॉट आंसरिंग रॉन्ग आंसर। दैट्स ओके। मेक फ्री एंड गेसेस फटाफट, और देखिए कौन से आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं सही। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? क्या क्या क्या? COOH तो बड़ा पॉपुलर है। हाँ बड़ा पॉपुलर तो है, क्या हम भी तो सुने। बताओ क्या है? दिस इज बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है। जी हाँ, ये बेंजोइक एसिड है। अच्छा, और आई मीन विनाइल बेंजीन कहते थे कुछ लोग इसे, और ये कॉमन नेम नहीं है IUPAC में। कॉमन नेम क्या है? इट इज कॉल्ड स्टाइलीन। क्या क्या क्या? स्टाइलीन। टाइल वाला नहीं, स्टाइल वाला, स्टाइल स्टाइल। ठीक है, पहले 10 में से नंबर निकाल लीजिए। आपने कितने प्राप्त करे? कायदे में आपको मिलने चाहिए 10 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर इसमें कुछ कमी रह गई है, कोई कसर रह गई है, कुछ नंबर आपके कट गए हैं, खतरनाक है ये। समझ के अगला कदम, बिकॉज़ वी आर एंटरिंग द नेक्स्ट फेज। कितने कॉमन नेम पूछोगे? 50 50। हां चले, कमर कस के तैयार हो फटाफट। ये कौन है? हैं मैंने कौन है ये? है हां बोलो बोलो, कौन है? pyridine। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जी हां, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये pyridine। और ये कौन है? और ये कौन है? और ये कौन है? इसको भी तो कुछ कहते होंगे, जरूर कहते हैं बाबू, बताइए क्या है इनके नाम। कम ऑन। दिस इज पाइरोल। पाइरोल, जी हां। कौन सा अदा कर रही है ये रोल? नहीं, नाम है पाइरोल। और ये जो कंपाउंड जानते हैं, ये तो खून में होता है, हीमोग्लोबिन में। कई ग्रुप्स जुड़े होते हैं इसके, जो आयरन का कॉम्प्लेक्स बनाकर लोहे को दबोच के रखते हैं। ये समझना चाहिए आपको। इमिडाजोल कहते हैं लोग इसे। क्या कहते हैं? इमिडाजोल, फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान उर्फ THF, और थायोफीन। अलग-अलग नाम है इनके। देखिए 6 कंपाउंड फिर से आपके सामने है। गिनते हैं कितने मार्क्स मिलने हैं आपको आउट ऑफ 6। आइडियल शुड फुल 6 आउट ऑफ 6, लेकिन फिर भी रिवीजन है, इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं कि कोई कमी रह जाए, कोई कसर रह जाए तो आप उसे फटाफट 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 ढंग से देख ले, ओवरकम कर ले। इसको देखिए कौन आने वाला है। ये इतने बेंजीन के कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। कौन? हरंडे मत बनिए। देखिए कौन है ये क्या बना दिया? ध्यान से देखिए, ये है बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड, जी हां, गौर से देखिए। परऑक्साइड लिंकेज खतरनाक है ये, मान बहुत ही पॉपुलर फिजिकल मैकेनिज्म में बार-बार यूज होने वाला बेंजोइल परऑक्साइड। जानते हैं इसे? नहीं, क्या ये बताइए? अभी भी बड़े पॉपुलर है, कभी कभार सही पर गले पड़ जाते हैं। गौर से देखो इसे। नैफ्थालीन, आनंद में लीन, नैफ्थालीन। अल्फा नैफ्थॉल और बीटा नैफ्थॉल। अल्फा नैफ्थॉल और बीटा नैफ्थॉल। ये थे अगले 10 आउट ऑफ 20। बताइए कितने मार्क्स लाए आप? अरे सर हम गिन नहीं रहे, गलत तरह, इसका मतलब कबाड़ा हो रहा है तुम्हारा, इसलिए नहीं गिन रहा। अच्छे नंबर आ रहे तो पक्का गिनते तुम। धोखेबाजी मत करो। चलो बेंजीन से मन भर गया हो, कोई बात नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। HCOOH चींटियों से प्राप्त होता था ये। CH3COOH, COOH, और नीचे भी COOH होती है। क्या मतलब चीज है? ऐसे कंपाउंड होते हैं जी, क्या करें? नाम क्या होंगे? आपको बताने नाम क्या होंगे, हम क्या बताएंगे इसमें। बेंजीन रिंग के बाद COOH और दो COOH। ले बेटा आप बताओ। अच्छा
कंपाउंड है, ऑफ कोर्स कंपाउंड है, आपको बता दूंगा। मशहूर है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की श्रृंखला देखिए, बहुत ही मशहूर। मन चंचल हो जाता है, थोड़ा बहुत बॉन्ड लगाने का दिल चाहता है, फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है COOH 1 2 3 4 5 6 कार्बन लेते हैं, COOH COOH OH OH यहाँ आजू बाजू लगाएंगे, अरे ऐसा करोगे जी हाँ, फिर COOH और COOH यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे और एक OH और लगा देंगे। बताओ क्या है ये? है नहीं, क्या है ये? एक ऐसा है और एक NH2CH2COH, बड़े 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 पॉपुलर कंपाउंड हैं, बड़े प्यारे हैं और चिलक के टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, थोड़े ज्यादा हो गए हैं, 3 ज्यादा कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गेट इमोशनल अबाउट इट। आप पहले 10 बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, ठीक, या आपको बुरे लगे तो पहले ये बता दीजिए। खुश बताइए कौन से हैं? फॉर्मिक एसिड, ये तो याद ही होगा यार, फॉर्मिक एसिड, सब में नाम में एसिड जोड़ दीजिए, मैं बार बार एसिड शब्द नहीं दूंगा। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड बहुत ही मशहूर, और दो COH है तो ऑक्सैलिक एसिड, और बेंजीन में लगे हैं दो तो थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट है, थैलिक एसिड। 1 2 3 कार्बन की चेन है तो आपके पास मिल जाएगा मेलोनिक एसिड, और 4 है तो सक्सीनिक एसिड, और यही अगर पाई बॉन्ड लगाने तो ये बन जाएगा, और बन जाएगा मेलिक एसिड, क्योंकि ये सिस है। अगर ट्रांस होता तो यही बनता फ्यूमेलिक एसिड, बड़े मशहूर केसेस हैं। मेलिक और फ्यूमेलिक एसिड के दर्शन कीजिए। 6 कार्बन की चेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है एडिपिक एसिड। 4 कार्बन की चेन 2,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ब्यूटेन डाइहाइड्रिक एसिड, कॉमन नेम है टार्टारिक एसिड, जी हां, इमली में पाया जाता है खट्टा खट्टा टार्टारिक एसिड। इसको देखिए, थोड़ी देर पहले आया था, ये है सिट्रिक एसिड। 1 2 3 3 कार्बन है, तीनों के साथ COOH लगा है और बीच वाले पर एक OH और लगा है, ये है सिट्रिक एसिड। कौन है ये? 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्या बात कर रहे हो, लैक्टिक एसिड है, जी हां, ये लैक्टिक एसिड है। और ये एक अमीनो एसिड देखिए, 1 2 सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, NH2CH2COH और ग्लाइसिन। सबसे पहले 10 में से नंबर दीजिए, अपने आपको देखने कितने नंबर देते हैं आप। 3 एक्स्ट्रा है, आगे 7 और लिख देंगे। हमारे पास 30 हो चुके हैं, 33 हो चुके हैं, 17 की है बारी, 7 + 10 तैयार हो जाइए, 2 राउंड जो बचे हैं उनके लिए। तो सारे कंपाउंड दे रहे हो, कॉमन नेम्स तो बड़े प्यारे से हैं, आपको आने चाहिए। अरे दीवानो, इसे पहचानो, हैं मैं टाइम नहीं करो, इसे क्या ये 1 2 दो एल्डिहाइड साथ लगे हैं और एक ही कार्बन पर 2 अल्कोहल है, होते हैं हाँ, क्या है? या 2 NH2 लगे, अरे कुछ भी लगा दोगे, कंपाउंड है जी, बड़े ऑफिशियल कंपाउंड है, बड़े पॉपुलर हो आते हैं। कभी तो 3 OH लग जाते हैं, लोग इसकी भी बात करते हैं मुझसे, ये कौन है भाई बताओ जरा। और कोई पॉपुलर नहीं है, अल्कोहल्स में ही लोग हैं तो बहुत सारे, और फिर भी जो मेन जिनके मतलब काम ही नहीं चलता, जो निश्चित आने चाहिए, मैं तो कोशिश करूंगा सारे छांट के वो तो बटोर के ले ही आऊं आपके लिए, उनका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। ये बड़ा मशहूर है, अजीब सा कंपाउंड है, देख लो इसे। और एक ये भी है, चलो इसको भी देख लो, कौन है ये? देखो मतलब प्यार से, 1 2 3 4 5 6 एक और देना है ताकि हम 40 का आंकड़ा पूरा कर लें। 7 और प्लस 3 पिछले पेज पर थे, 7 यहाँ पे हम दे रहे हैं। आप सबसे पहले बताएं इनकी माया कैसी है। चलिए, ये कौन है? ग्लाइऑक्सैल। अच्छा, और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये इथिलीन डायअमीन, इसे शॉर्टकट में ईएन भी कहते हैं लोग। 3 OH लगे हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी बोलते हैं लोग, आंखों में डालते हैं ताकि आंसू निकाल लेते हैं। महामशहूर क्लोरल जिसे मिल गया, क्लोरल CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एसिटाइलडिहाइड उर्फ क्लोरल। ट्रोपाइलियम क्लोराइड, ये ग्रुप ट्रोपाइलियम ग्रुप है, ध्यान से देखिए, एरोमेटिक लगता है ये कैटायन बन जाए तो। और ये है 1,4 डायोक्सिन, इसे शॉर्टकट में लोग डायोक्सिन बोलते हैं, ये एक ईथर है, थरथराता हुआ ईथर, ठीक है। लास्ट 10 की बारी, लास्ट 10 की बारी, चलो इसको पहचानो कौन है ये, हैं ये बताओ कौन है? ऑक्साइडीन कहते हैं लोग इसे, ऑक्साइडीन, जी हाँ, वैसे इपॉक्साइड भी बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट इपॉक्साइड है, या इथिलीन ऑक्साइड भी बोल देते हैं। अच्छा, नाम है, खूबसूरत सा नाम है, ठीक है, तुम बलाने होगा ख्याल। अच्छा, ऐसे ही आइए देखिए, कुछ और भी है हमारे पास जाने वाले। एक एल्डिहाइड है, और वाह, एक दूसरा एल्डिहाइड, बड़े मजेदार है, खूबसूरत नाम होते हैं इनके, मैं चाहता हूँ कि आप भी पहचाने कौन सी। तो कीटोन्स भी लेते हैं, हाँ लो, वेल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड तो भरवा के बहुत सारे लिए, कोई कच्चा आम नहीं बचा उनका। एक कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्राइट से, आई एम श्योर यू लव इट, आई एम नॉट श्योर इफ यू डू, बट चलो ठीक है, दर्शन तो करें क्या। कुछ ग्रुप्स के भी नाम पूछो तुमसे, ग्रुप्स के नाम पूछो, कब और आसान है, ग्रुप में ग्रुप्स तो इजी होता है कुछ। चलो यही बताओ, एक आसान है तो यही बताइए, तो क्या कहते थे इसे, याद करो बहुत आ जाती है, गली पड़ जाती है, पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 का कांटा बड़ा अजीब हमारी अक्सर की गाड़ी हो जाती है। करिए बताइए क्या होगा, ये तीनों लिखते हैं, इनके नाम देखिए। एट्राइल एल्डिहाइड, एट्राइल एल्डिहाइड, जी हाँ, विनाइल ग्रुप लगा हुआ है किसके साथ? C डबल बॉन्ड CHO ग्रुप के साथ। सिनेमैल्डिहाइड, और इन जनरल ये ग्रुप जहां लगा होता है वो सिनेमाइल सिस्टम्स कहलाते हैं, PH CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप, ऐसे। किसी में OH OH लगा होता तो COH CH होता तो एट्राइलिक एसिड या सिनेमिक एसिड ऐसे बोलते हैं। ये कौन है? एसिटोफिनो बेंजो
फिनोन, अच्छा एसिडोफिनोन, जी हाँ बेंजोफिनोन, बिल्कुल ये बड़ी मशहूर है, स्टोरी देखिए ये क्या है, दिस इज सिंपली एसिटिक एनहाइड्राइड, शगुन के लिए ले लिया कि भाई कुछ तो हो जी हमारे पास, इसलिए नियोपेंटेन से मिलिए, प्यारी है ये कौन है, एसिटाइल एसीटोन, कैसे टोन, एसिटाइल एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन हुआ करती थी, उसी में हमने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया तो बन गई एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। दो और बच्चे हैं, जी हाँ 50 मार्क पूरे वाले, अब देखिए अगले दो लास्ट दो सबसे आसान, इनमें तो किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए, दो ग्रुप पूछ लेते हैं आपसे। अगर आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH CH2 ग्रुप, याद आ रहा है, हाँ हाँ सब याद है हमें, क्या कहते हैं इसे, ये है अलाइल ग्रुप, सही पहचाना आपने, ये है अलाइल, और इसी तर्ज पर या कुछ और भी आपके पास क्या है, अगर खुदा खास्ता आपके पास ये है, यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, 1 2 3 4, दिस इज आइसोब्यूटाइल, इंडीड दिस इज आइसोब्यूटाइल, दो ग्रुप्स थे, फिर से देखिए टोटल 50 क्वेश्चन पूछे हैं हमने आपसे, 50 में से कितने प्राप्त करे आपने, पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर्स, इनमें से कौन ऐसा है जो दूसरों का आइसोमर नहीं है, ये कैसे देखेंगे, तो इसमें 8 कार्बन है और IHD is 2, इसमें भी 8 कार्बन है, IHD is 2, IHD क्या है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी, कैसे IHD क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है तो IHD 2 है, यहाँ दो रिंग्स हैं तो भी IHD कितना है, 2 है, 8 कार्बन है, IHD सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगे, तो A और B तो आइसोमर हैं। यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ भी 8 कार्बन है, रिंग्स की संख्या 2 है, ये भी आइसोमर है, यहाँ कितने, यहाँ भी 8 कार्बन है पर रिंग की संख्या 3 है, धोखा धोखा धोखा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगी, ये नहीं होगा आइसोमर, जी हाँ, और ये नहीं है आइसोमर, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, जरूरत नहीं है पर आपके मनोरंजन के लिए मैं फॉर्मूला निकाल के बताता हूँ, ये C8 है, H18 - 4H14, C8H14, A B और C का फॉर्मूला है C8H14, लेकिन अगर D को देखेंगे तो C8H12 ही रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ 12 हाइड्रोजन है, नहीं है डी आइसोमर A B और C का, प्लीज ध्यान से। आइसोमरिज्म की बात करें, आज पिछली बार नॉमेनक्लेचर की बात करी थी, आइसोमरिज्म में अगला सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज चेन आइसोमरिज्म, अच्छा चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, कार्बन चेन पैरेंट चेन ही फर्क हो जाती है, अच्छा यहाँ तो पैरेंट चेन फर्क है, हाँ तो ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, यहाँ पैरेंट चेन ब्यूटेन है और यहाँ भी पैरेंट चेन ब्यूटेन है, हाँ जी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, बिल्कुल बच्चों मनो होशियार, अगर आप गौर करें ये तो सेम मॉलिक्यूल है, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन दोनों ही है, ये तो आइसोमर भी नहीं है, सेम मॉलिक्यूल से, तो ये दे आर नॉट शोइंग चेन आइसोमरिज्म। अगर इसकी बात करते हैं, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है, सेम कंपाउंड है, ये भी आइसोमर नहीं है, और ये ब्यूटेन है और ये कुछ अलग है, 1 2 3 4 5 तो पेंटेन है, ये तो आइसोमर ही नहीं है, चेन होना तो बहुत दूर की बात है, ये सेम है, ये आइसोमर ही नहीं है, बी ऐसा है जिसमें कार्बन चेन फर्क है, जी हां, एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, चेन ही फर्क है, जी हां, ये मेन चेन है, यहां पे ये मेन चेन अलग है, एक में मेन चेन है साइक्लोपेंटेन, एक में मेन चेन है साइक्लोहेक्सेन, यस दिस शोज चेन आइसोमरिज्म, इंडीड इट शोज चेन आइसोमरिज्म। गिवन कंपाउंड शोज व्हिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ऐसा पूछा है, देखते हैं अल्केन्स की बात है और पूछा है कौन सा आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन लगता है ये, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, ये अगर देखिए वो भी ऑक्टेन था, ये भी ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन और ऑक्टेन पैरेंट चेन में आप देखेंगे तो ये ऑक्टेन ही है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये है 4 5 डाई इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, और ये महाराज कैसे हैं, ये है 4 5 डाई इथाइल लेकिन 2 मिथाइल, ओ बाबा रे, लोकेशन गड़बड़ हो गई, ये पोजीशन आइसोमरिज्म है, जी हाँ ये पोजीशन आइसोमरिज्म है, लोकेंट का फर्क है मिथाइल के, लोकेशन अलग हो गई है, ये पोजीशनल आइसोमरिज्म है, इज द आंसर, यस इज द आंसर, कह दिया। द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O कैन शो, कैसा है, IHD कितना है, अगर IHD देखें, IHD का फॉर्मूला याद है आपको, अगर कंपाउंड है CXHYOZ तो IHD होता है 2x + 2 - y/2, ये होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी। तो अब आप देखिए, मतलब ये तो IHD का फॉर्मूला था, अगर आपके पास खाली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो IHD से निकालते हैं, अब यहाँ पर x कितना है 3, y कितना है 6, z कितना है 1, यहाँ z तो फॉर्मूले में आता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक तरह से x + 1 - y/2 होता है, तो ये जाएगा 3 + 1 - 6/2 which is 1, IHD 1 है, और ये होता है रिंग प्लस पाई, यानी कि या तो हमारे पास कंपाउंड में 1 रिंग है या फिर 1 पाई बॉन्ड है, ये तो एक रिंग है या एक पाई बॉन्ड है, तो अगर किसी कंपाउंड में एक रिंग है या फिर एक पाई बॉन्ड है तो क्या क्या दिखा सकता है, वो पोजिशनल आइसोमरिज्म और मेटाबॉलिज्म दिखा सकता है, या वो सिर्फ मेटाबॉलिज्म या सिर्फ पोजिशन आइसोमरिज्म या सिर्फ फंक्शनल, क्या क्या दिखा सकता है, एक्चुअली वो बहुत कुछ दिखा सकता है, अगर आप गौर करें कैसे, आइए दिखाते हैं, एक बार सिर्फ मनोरंजन के लिए मैं इसका आइसोमर्स बना के दिखा देता हूँ कैसे लगेंगे, ठीक है ना, देखिए मेरे पास है C क्या कहता है 3H6O, तो अगर आप देखें ओपन चेन अगर आप बनाएं तो O यहाँ लगा सकते हैं, O यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये भी हो सकता था, ठीक, और अगर आप देखें इस तरीके से ओपन चेन में तो आपको ये पॉसिबिलिटी जो स्टेबल कंपाउंड में मिल जाती, एल्डिहाइड हो सकता था, कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स दिखा रहा है, ओ वाओ ये तो फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता, अब रिंग भी हो सकता था, अगर रिंग होता तो या तो ऐसा होता और या ऐसा होता, अच्छा कैसा है, ईथर है, ऐसा भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन ईथर, इट आल्सो कुड हैव बीन अल्कोहल, पर इतनी ही संभावनाएं हैं और कुछ नहीं। एक बात बताइए, इनमें से कहीं कोई पोजीशन आइसोमरिज्म नजर आ रहा है, नॉट रियली, क्या इनमें कहीं मेटाबॉलिज्म नजर आ रहा है, कीटोन्स दिखाती है मेटाबॉलिज्म, ईथर्स दिखा सकते हैं, और जितना यहाँ है उसमें संभावनाएं नहीं दिख रही, OH ग्रुप पोजीशन आइसोमर दिखा देता, लेकिन अगर उसको यहाँ सेकंड या थर्ड लोकेशन पर लगाते हैं तो इनॉल तो अनस्टेबल हो जाता है, वो जिंदा ही नहीं बचेगा, तो मेरे भाई ना पोजीशनल ना मेटा, ये चुपचाप दिखा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमरिज्म, जी हाँ फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा सकता है C3H6O, बेहतरीन क्वेश्चन था, आगे देखिए अगला वाला,
Which one of the following pairs of isomers is an example of metamerism? ये metamerism क्या चीज थी? कंसेप्ट मेटामेरिज्म का ये है कि अगर मेरे पास कोई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो दो या दो से ज्यादा ग्रुप से एक साथ जुड़ा हो, और यहाँ पर है ग्रुप 1 और यहाँ पर है ग्रुप 2, और कुछ ऐसा हो जाए कि यदि ये ग्रुप्स बदल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि यदि इसके आजू बाजू वाले ग्रुप्स बदल जाएं, तो आपस में आइसोमर 1 और आइसोमर 2 में जो रिलेशन होगा ना, हम कहेंगे ये मेटामर्स हैं। एस्टर्स के अराउंड, अमीन्स के अराउंड, ईथर्स के अराउंड आप देखें, आपको मेटामरिज्म देखने को मिलेगा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में हम पोजीशन आइसोमरिज्म की बात नहीं करते, यहाँ हम मेटामरिज्म की बात करते हैं। और इसलिए जरूरी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो तरफ बॉन्ड बनाए। अल्कोहल्स पोजीशन आइसोमरिज्म दिखाते हैं, वो मेटामरिज्म नहीं दिखाते, ये पोजीशन आइसोमरिज्म है। ये क्या है? ये तो अल्केन है, अल्केन्स चेन आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, इसे मेटामरिज्म नहीं कहते, ये ऑप्शंस नहीं है। ओहो, ये कौन है? ये कीटोन है। और ये कौन है? ये एक एल्डिहाइड है, धोखा मत खा जाना, ये एल्डिहाइड है। अरे तो ये फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं बाबू, ये मेटामरिज्म नहीं दिखा रहे, तो कोई तो होगा, ये ना कीटोन। कौन सा है? दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटाइल इथाइल कीटोन एंड दिस इज डाइप्रोपाइल कीटोन। कहां 2 और 4 थे, कहां 3 और 3 हो गए, ग्रुप्स फर्क हो गए, क्या है ये? अरे यही तो मेटामरिज्म है, मेटामरिज्म, राइट राइट। दशग्रीव को याद करें, दशीश को याद करें, रावण के अगर 10 सिर हैं ऐसे, तो बीच की खोपड़ी के अराउंड आप देखें, अगर सिरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाए तो रहेंगे तो सिर्फ 10 ही, और तब भी कहलाएगा मेटामरिज्म। बहुत मनोरंजक है, आप देखिए जो महाविलन को हम ऐसे बड़े कॉमन कैजुअल उसमें यूज कर रहे हैं, ये मेटामरिज्म का बेहतरीन और बड़ा सटीक उदाहरण है, देखिए आप। द नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला C4H10O। ईथर के मेटामर्स कितने हो सकते हैं, लोग पूछ रहे हैं, हैं? आइए देखते हैं। O तो पक्का ही है, तो O तो बना लें, कम से कम एक कार्बन ही रखते तो यहाँ 3 कार्बन आएंगे, या यहाँ 2 कार्बन रखोगे तो यहाँ भी 2 कार्बन आ जाएंगे। 2 कार्बन में एक ही ग्रुप बनता है इथाइल, तो डाइथाइल ईथर तो है जैसा, ठीक है। 3 कार्बन में मेरे भाई 2 ग्रुप्स बनते हैं, या तो आइसोप्रोपाइल और या प्रोपाइल, ये है एन प्रोपाइल और ये है आइसोप्रोपाइल, है नहीं? हाँ। 3 कितने मेटामर्स बने, कितने आइसोमर बने? जो भी है तो मेटामर ही 3। बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर देयर। अब आ जाते हैं कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म पर। कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म किसमें हो सकता है? जिसमें C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन है, एक है अल्फा कार्बन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो तभी टॉटोमराइज करेगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। अरे वाह, ये कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए पीएच ऐसे हो जाएगा, बी में तो हो गया, हाँ। सीओडी में देखिए, आप देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है हाइड्रोजन नहीं, राइट। सी डबल बॉन्ड O के पड़ोस वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से सीधे जुड़ी हुई हाइड्रोजन कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा कार्बन को अगर बेंजीन में जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन, ध्यान से देखिए, और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब CO के साथ पीएच लगा हुआ है, आप देखिए पीएच होता है, तो पीएच में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो सब रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। ठीक, चलो। टॉटोमरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, कौन बनाएगा टॉटोमर? जिसके पास हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए CH3CNO, CNO है साइड, अच्छा, और CH3 होल थ्राइस C, एक मिनट क्षमा चाहता हूँ, ये ऐसा अलग से CH3 C और ये NO नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसाइल ग्रुप है, ऐसा है, ये A है, ये है माइनस M ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ ये है अल्फा कार्बन, केस में अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो क्या टॉटोमरिज्म दिखाएगा? नहीं, ये तो एक सेकेंडरी अमीन है। अमीन्स तो वैसे भी टॉटोमरिज्म नहीं दिखाते, वो तो शक्तिशाली माइनस M ग्रुप्स होते हैं जो टॉटोमरिज्म दिखाते हैं, ये भी नहीं। CRRR और NO2, ये टॉटोमरिज्म दिखाएगा ना, ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो A और C नाइट्रोसो और नाइट्रो कंपाउंड्स टॉटोमरिज्म दिखा सकते हैं, बशर्ते वो किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़े हों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन या उसके साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन जुड़ी हो। तो A और C एज अ खानदान दिखा सकते थे, लेकिन जो एग्जांपल हमको यहाँ यूज दिया था उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो टॉटोमरिज्म नहीं दिखा सकते। B जो दे रखा है, B एक सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी अमीन हो वो टॉटोमरिज्म दिखाता ही नहीं। बात करो D दिखा सकता है, हाँ दिखा सकता है, कैसे दिखाता हूँ, RCH2NO, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। अगर टॉटोमर कैसे बनेगा, ये H हटा दो, RCHNO-OH, ये यहाँ चला जाए, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और OH यहाँ चला गया, जी हाँ ऐसा ऐसा, राइट। इज द आंसर? यस, द आंसर अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ये तो जरूर दिखाएगा टॉटोमरिज्म। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स टॉटोमरिज्म, कौन बनेगा टॉटोमर? 2 ब्यूटीन अल्कीन का टॉटोमराइज करते हैं, स्टाइरीन, विनाइल बेंजीन इज कॉल्ड स्टाइरीन, विनाइल बेंजीन इज कॉल्ड स्टाइरीन, वो टॉटोमरिज्म में क्या कर लेगी? 2 पेंटेनोन, ये थोड़ा अच्छा लगा है, 1 2 3 4 5, और लैक्टिक एसिड क्या है? CH3CHOH COOH। अल्कीन, अल्काइंस, अल्काइंस में थोड़ा बहुत अल्कीन टॉटोमर बनाती हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से टॉटोमर बनाते हैं, कीटोन्स बना लेते हैं, कीटोन्स जरूर बना लेती हैं। तो ये और एक उल्टी साइड में ये 2 तरह के टॉटोमर बना सकती है, दोनों ही संभव है, दोनों ही संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। दे कैन एक्सिबिट टॉटोमरिज्म, यस दे कैन एक्सिबिट टॉटोमरिज्म। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन, किसमें होगा सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट? वेल, अगर यहां पर है मिथाइल, मिथाइल अगर इनॉल बनाए, क्या बनाएगा? ऐसा बेंजीन रिंग लगा है, अब क्या होगा देखते हैं, ना आप देखिए ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, और इमोशनल अच्छा लगेगा, अरे बड़ा अच्छा लगेगा, दिल को खुशी होगी। तो क्या इसके इनोलाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? थोड़ी तो ज्यादा लगती है, ए के बजाय बी की, क्यों? क्योंकि बी इज आल्सो रिवॉर्डेड विद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, बी में कुछ कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये भी दिल के लिए बड़े सुकून की बात है। दोनों तरफ बेंजीन होंगे, क्या मजा आएगा, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, और ऐश करेंगे, दोनों तरफ से टॉटोमराइज करेंगे।
और ये क्या है, बीच में यहाँ मिथाइल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स टिपिकली टॉटमराइजेशन बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स टिपिकली टॉटमराइजेशन बढ़ा देते हैं। आंसर सी है, जी हाँ, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट होगा सी में। आई जस्ट होप यू कैन सी। ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड, अगला क्वेश्चन है, विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O ऑफ फॉलोइंग। किसी ने कहा भैया C4H10O है, इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर गिनो कितने हैं, बनाने पड़ेंगे, बनाते हैं। C4H10O आईएच कितना है, 0। इसका मतलब नो पाई बॉन्ड्स या नो रिंग्स, इसका मतलब या तो ईथर है और या अल्कोहल्स। तो 4 कार्बन की चेन बना के देखते हैं सबसे पहले। ब्यूटेन, ब्यूटेन, द वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटेन। क्या चाहते हो, OH लगाए या फिर आइसोब्यूटेन, द लवलीएस्ट ऑफ ऑल। अल्कोहल बना है तो या तो 1 अल्कोहल या 2 अल्कोहल। ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन टू ऑल दो लोकेशन है ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन पर या तो यहां और या इस पर दो लोकेशन है। तो बाकी ढांचे पूरे इसी का। अल्कोहल तो 4 बन सकते हैं, या तो ब्यूटेन पे 2 और या आइसोब्यूटेन पे 2, टोटल 4 अल्कोहल। ठीक है, और कुछ है, वेल ईथर भी तो बनते हैं, ROR' कैसे बनेंगे। अब 4 कार्बन तुम्हारे पास, एक इधर लगाओगे तो यहाँ 3 कार्बन बनेंगे। 3 कार्बन का या तो प्रोपाइल बनेगा, ग्रुप आइसो प्रोपाइल बनेगा, तो 2 आइसोमर यहाँ बन जाएंगे, और या फिर 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, बस 4 अल्कोहल 3 ईथर, 4 और 3 7। 7 के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे 7 बन जाएंगे, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ये है हमारा पक्का आधा। यहाँ तो 10 और 13 भी है सारे के लिए। आप तरीका देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो नहीं मारे एक तरफ से गिनना शुरू किया, सारे ऑप्शन बना दिया, ऐसे किया है। बड़ा अप्रोच है, राइट, और कुछ सिखाइए हमने क्लासेस में। How many structural isomers are possible when one of the hydrogen atoms is replaced by a chlorine atom in the molecular formula of diphenyl methane? कितने अलग अलग ढांचे संभव हैं? एक काम करते हैं, एक लोकेशन तो ये है, फिर अक्कड़, बक्कड़, बम्बे और बोले 4 लोकेशन है। जैसे क्वेश्चन मार्क से तुम्हें अजीब लगता हो तो हम ऐसे कर देते हैं, 2 2 2 2 मान लो ये 4 एक जैसे, 3 3 3 3 एक जैसे, पर 2 से अलग, 4 4 एक जैसे है, पर 2 और 3 से अलग। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, और यहाँ है पर 1 2 3 4 4। बच्चा लोग देखो, 4 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर संभव है, यदि वहां से एक हटाओ और वहां से लगाओ तो अच्छी बात। और बताओ, आप पूछते जाएंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ ए। अच्छा बेटा, आप कन्फर्मेशन पर आ गए। एक स्टैगर्ड थी जिसमें दूर दूर थे, एक एक्लिप्स्ड थी जिसमें आमने सामने थे एटम्स। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मैं आपको याद कराना चाहता हूं, देखिए ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इसी का न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन बनाता हूं, ये है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड इज लेस स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। ना ना ऐसी बात है, दिल टूट जाएगा। एक्लिप्स्ड तो ग्रहण लगा सबसे बुरी है वो, एक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल, गलत बात बोलती है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। Eclipsed is more stable। याद करो भाई, बातें कैसे eclipsed stable है, नॉनसेंस। Staggered is more stable। 3 में तो कचरा कर दिया, staggered is more stable, सीधी बात। These the answer, आगे पढ़ेंगे मैंने, these the answer, yes, these the answer। वो तरीके क्या है? Arrange the following conformational isomers of N-butane in the order of their increasing potential energy। जैसे जैसे potential energy बढ़ जाएगी, वैसे वैसे instability बढ़ जाएगी, गिनौने से और गिनौना होता जाएगा वो, ठीक है। सबसे स्टेबल तो ये है, तो 1 तो होगा मिनिमम। अच्छा जी, और कौन कौन से हैं? ये है गॉश, गॉश भी ठीक है। ये 2 और 4 क्या है? वेल इसमें बहुत स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्या है एक्चुअली। ये मिथाइल यहाँ है। अब यहाँ बनाते तो क्या होता, एक्चुअली एक्लिप्स को बनाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सही में एक्लिप्स बनाए तो वो छुप जाता है कि पीछे कितना नहीं। साइड में बनाए तो लोग कहते हैं साहब हमें डाउट आ रहा है, ये है या नहीं, ये एक्लिप्स है। और ये एंगल जो है ये 0 डिग्री है, वास्तव में एंगल है नहीं, आपको साफ साफ दिख जाए, इसके लिए थोड़ा सा खसका के बना दिया है बस, और कुछ नहीं बनना चाहिए। तो ये दोनों एक्लिप्स है। मिथाइल के ऊपर मिथाइल तो बहुत गिनौना है, सबसे गंदा 2, फिर 4 है। क्यों? मिथाइल पे H, मिथाइल पे H पर भी एक्लिप्स में पाप तो लग गया। तो 1 3 4 2 ये है सही ऑर्डर। जितने एक दूसरे के माथे आएंगे, करीब आएंगे बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप, उतनी ही इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कौन सा 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 D is the answer। Yes, D is the answer। Increasing order of stability among the 3 main conformations of 2-fluoroethanol is, oh my god, 2-fluoroethanol, how emotional। ये है OH ग्रुप और ये है फ्लोरो। और कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए, हो रही है इसमें गॉश। और अगर यही पैरा पे चली जाए या एंटी कंफर्मेशन, इस केस में एंटी कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ नो H बॉन्डिंग। गॉश में गुड मजा रहा है, क्योंकि एक्लिप्स का कोई दोष नहीं लग रहा, और H बॉन्डिंग का मजा अलग से लूट रहे हैं। ठीक, गॉश, ओ माय गॉश, दिस इज मोस्ट स्टेबल। एक्लिप्स तो घटिया होती है, लेकिन हाँ एंटी से अच्छी होंगे गॉश। ये देखिए, द करेक्ट आंसर इज सी। यस बी, सी इज द आंसर। Among the following compounds, geometrical isomerism is exhibited by। इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखा रहा है? ए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, गौर से देखिए, सी HCl और यहाँ एक मिथाइल। और फर्क कब पड़ेगा जब मैं डबल बॉन्ड में एक इर्द गिर्द जैसे H और Cl इनको उल्टा कर दूं तो फर्क पड़ेगा। हाँ, पहले Cl और मिथाइल पास में थे, अब Cl और मिथाइल दूर चले गए, डिस्टेंस बदल गया। जी हाँ, डिस्टेंस बदल गया, तो क्या दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बिल्कुल दिखाएगा। ये आंसर हो गया। ये नहीं है ऐसा, मिथाइल मिथाइल एक जैसे। अब तब कैसे भी करोगे, एक H मिथाइल के करीब रहेगी, दूसरे मिथाइल से दूर रहेगी, वाइस वर्सा। दोनों में यही होना है और कुछ भी नहीं होना। यहाँ गंजे कुछ है ही नहीं, बात कुछ नहीं होना इनमें। बोथ एंड कैसे, बोथ एंड इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर, दैट इज द आंसर। Which of the following will not show geometrical isomers? कौन नहीं दिखाता है ज्योमेट्रिकल? अरे ये तो कायल है, पूछा नहीं। CH
और ये जो है कुछ ग्रुप है जी, डबल बॉन्ड CH और मिथाइल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की शर्त क्या थी कि डबल बॉन्ड से जो एक कार्बन है उसके उससे ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ग्रुप फर्क हो और ये फर्क है। हाँ है, तो ये दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल जरूर दिखाएगा। ठीक है, क्या इस विनाइलिक कार्बन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन अलग है? नहीं, सेम है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा? ये नो GI और ये यस जी। नॉट शो की बात पूछी, नॉट शो, तो भी आंसर होगा हाँ होना तो चाहिए। देखते हैं क्या होता है। CH2 तो का CH डबल बॉन्ड CHCl, ये तो यस इट विल शो। CH यस इट विल शो। तो कौन नहीं दिखाएगा? बी, बॉम्बे बी था, तो बाबू बी इज द आंसर। बार बार लगातार यस बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। अब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म चला रहे हैं। आप ठीक है? अरे शानदार है, अरे क्या बात कर दी आपने, शानदार बने रहिए। आइए देखते हैं ई आइसोमर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, ई क्या है? अरे क्या बोल रहे हो? अरे ई क्या है? गांव की भाषा बोलते हो क्या होता है? हम पूछ रहे हैं ई क्या है? ई आइसोमर देखते हैं। इसके रूल्स याद है आपको? क्या थे? एक विनाइलिक कार्बन को देखो, देखा, उससे जुड़े हुए दो ग्रुप्स को देखो, देखा, उनकी तुलना करो, करी। कैसे करोगे? जिसका एटॉमिक मास नंबर या जिसका एटॉमिक मास है ज्यादा, ज्यादा एटॉमिक नंबर है ज्यादा, वो ज्यादा, और नंबर से वो मास देख लो, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और सेम साइड पे Z होता है, जार। सिस लाइट था Z, निमोनिक हमने बना रखा है ना। और ट्रांस लाइट जो था वो था E, ये CIP नोमेनक्लेचर है, कैन इन गोल्ड पेलॉग नोमेनक्लेचर। ये क्या है? ये तो सिस था, सिस लाइट क्या था? Z। ठीक है, H और मिथाइल में मिथाइल जीता, इथाइल आइसोप्रोपाइल जीता, फिर से Z हो। H और D में D जीता, एल्डिहाइड और एस्टर में एस्टर जीता। ऑपोजिट है, ट्रांस लाइट है। अरे यही तो है वो। कौन सा? ये E आइसोमर है। देयर वी आर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल कॉलिंग दिखाएगा। ओ, ये एलीन का कांसेप्ट आता हुआ लग रहा है चुपके से। एलीन कब कायल होती थी? क्यूमुलेटेड डाइन्स कब कायल होती थी? अगर पहले कार्बन से जुड़े हुए हैं दो अलग अलग ग्रुप AB, और अंतिम कार्बन से भी जुड़े हुए हैं अलग अलग, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो भले ही ऊपर A और नीचे B भी सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कायल चाहिए। और यदि एक कार्बन के दो ग्रुप सेम हो गए तो मर्जी पड़ जो करो, कायल ही होगा। प्रोपाडाइन देखिए भाई साहब, ये कायल है ना ना ना, ये कायल नहीं है। नॉट बी एबल टू शो, नॉट आंसर क्या? फिर लोग कहते हैं देख लो 2,3 पेंटाडाइन। वाह, H और मिथाइल, ये फर्क है, कहां है ये फर्क है, कहां है? ओके कायल है, हां है, बिल्कुल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये, अरे कायल ना, चार अलग ग्रुप है, मिथाइल इथाइल OH, बिल्कुल कायल। They all exhibit anisomalism? No, they all don't. A does not exhibit anisomalism. A is the answer. Yes, A is the answer. How many optically active stereoisomers are possible for butane 2,3 diol? Oh, butane 2,3 diol के लिए कितने optically stereoisomers possible हैं? ये है butane 2,3 diol possible. इसके लिए क्या बनेंगे? इसके लिए बनेगा RR, SS और SR। मतलब जो बनेंगे इसमें कायल तो सिर्फ दो होंगे। ऐसे। हाँ, क्या? मैं आपको बताता हूँ। मैं फिशर प्रोजेक्शन बना के बहुत इज्जत से बताता हूँ। आप देखो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना बच्चों, ऐसे, तो ये मीसो हो जाएगा। पहले कुछ सिखा तुमने, छोड़ो काम की बात होती है। तो ये A कायल है, ये कायल है। अच्छा, तो कौन सा कायल है? H OH H OH OH H OH H। मिरर इमेजेस, ये कायल है जी, हाँ ये कायल। There we are, absolutely there. If optical rotation produced by the compound A is plus 52 degrees, the one produced by compound B is, ये कैसे पता? देख तो ले अभी कौन से मिथाइल HCl HCl मिथाइल। ये तो मिरर इमेजेस हैं। ये प्लस 52 डिग्रीज है, तो दूसरा माइनस 52 डिग्रीज बस। स्पेसिफिक रोटेशन जस्ट ऑपोजिट होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट। माइनस पावर डिग्री, यस। Enantiomers have same specific rotation and magnitude but with opposite sign. This is the concept. Which of the following are diastereomers? और इसलिए diastereomer क्या होते हैं समझ में नहीं आता, एक चमचा कौन सा बता मुझे बता दो। Stereoisomers, ऐसे stereoisomers which are not enantiomers are called diastereomers। बस बहुत आसान है। enantiomer नाम मनूस, diastereomer तुरंत है। जैसे COOH ME से BR की मिरर मिरर है। अरे ये नहीं है, धोखा, आधा टुकड़ा मिरर है, आधा टुकड़ा नहीं है, सेम है। तो नए मिरर है ना, सेम, बड़ा शेम। क्या है ये डायस्टेरियोमर। तो 1 and 2 आर डायस्टेरियोमर्स। और भी तो दे रखे हैं, आपको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन देख ले किस किस के जोड़े फिट करेंगे। 2 3 1 4 1 2 1 2 तो दिख गया था डायस्टेरियोमर है, सिंगल टाइप थी। तो 1 3 और 1 4 देखने की जरूरत है नहीं, वैसे आंसर आ चुका है हमारा, तुक्का पिटोगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो स्टीरियोआइसोमरिज्म? इनमें से कौन नहीं दिखाता है स्टीरियोआइसोमरिज्म? 4 मिथाइल हेक्स 1E ये नहीं दिखाता है, ये तो बना के देखने पड़ेगा, ऐसे तो कैसे बोलते हैं? ठीक है, हेक्स 1E 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन है, 1 2 3 4 पे मिथाइल लगा है। अच्छा बेशर्मी, कायल है क्या? है कायल हो गया बेशर्म, तब तो सीधे दिखा देगा ये आंसर नहीं। हेक्स 3E 1 2 3, ये हेक्स 3E हो गया। अब P 1 2 3 नंबर पर इथाइल लगा है, ये क्या करेगा? अब इथाइल तो सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा नहीं सकता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है नहीं। ओ तेरी, क्या होगा? दिस डज नॉट शो स्टीरियोआइसोमरिज्म। इसमें नहीं बचा कुछ। ठीक, सीओडी देखे क्या? अच्छा आंसर आ चुका है, एग्जाम में तो काफी था, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तो करना है अपने को। हेक्स 3E फिर से बार एक बार हेक्स 1E आएगा और एक बार हेक्स 3E। 3 4 डाइमिथाइल 1 2 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 3। अब देखिए ये इथाइल मिथाइल अलग है, इथाइल और मिथाइल अलग है।
क्या ज्योमेट्रिकल दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। ये तो स्टील दिखा सकता है, तो आंसर नहीं। और 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल, अरे बाबा ये तो स्टाइल हो गया। हाँ जी, ना ये सब ए सी डी सब दिखा रहे हैं स्टीरियोइसोमरिज्म। अगर कोई नहीं दिखा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बी है। प्लीज द आंसर, यस प्लीज द आंसर। Following types of compounds as 1 and 2 are studied in terms of isomerism in, मुद्दे की बात है, इनमें कौन सा आइसोमरिज्म है? ऐसे किस में पढ़ सकते हैं? तो ऐसा बोला है। अच्छा, तो ए और बी आइसोमर, 1 और 2 आइसोमर नहीं है, और 1 जैसे ये है, ये 2 ब्यूटीन है। अच्छा, और अगर इसको देखें तो ये कैसा है? CH3 CHO CH2 ये है। अब वैसे तो इसमें ज्योमेट्रिकल और इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लेकिन एक झटके में दोनों को बताना हो कि इसमें मिलती जुलती चीजें हैं, दोनों में पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। OH की लोकेशन क्या है? 1 ब्यूटेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूट 1 या ब्यूट 2 इन, तो पोजीशनल आइसोमरिज्म की बात जो है वो इन दोनों में कॉमन है। अच्छा सही है बॉस, सही है। The number of stereoisomers possible for 1,2 dimethyl cyclopropane is, तुम कर दिया मेरे साथ क्या? अभी तक क्वेश्चन कराए जा रहे थे, मुझे एकदम से दिखाई पड़ा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा आप देखा तुमको, हम तो पहले से आवारा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर से याद कर, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, कौन से डॉक्टर बन गए, बनना चाहते हैं, इसी को तैयारी कर रहे हैं यार। कैसी बातें करते हो तुम? तो डॉक्टर को तो फोकस चाहिए होता है। हाँ तो फोकस करो, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे, ढंग से पूरा उत्साह के साथ। समझ में यार, तो कोशिश करेंगे तभी तो समझ में आएगा यार। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत मशहूर कहता है, सुनिए आपने, लग जाइए बस काम पर। साइक्लोप्रोपेन है, 1,2 डाइमेथाइल है। ओ क्या उसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बाबू। क्यों? नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? मेरे भाई ये सिस हो सकती है, एक कायरल, ये ट्रांस हो सकती है, और इसके कायरल सेंटर से तो इसकी मिरर इमेज है। तो 3 स्टीरियोइसोमर्स हो सकते हैं। जी हाँ, 3 हो सकते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल और 2 ऑप्टिकल का पेयर। ऐसे ऐसे कमाल 3, राइट। चलिए, ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और हम लगभग लगभग कथा के अंत पर आ चुके हैं, लेकिन जिंदगी फिर मिलेगी दोबारा। थोड़े से क्वेश्चन आपसे और रैंडम पूछ लेता हूं, एक बार देखते हैं आप उनका क्या जवाब देंगे। चलो जाए, बिल्कुल आइए, तैयार हो, देखते हैं क्या क्या है हमारी जिंदगी में। 2-4 क्वेश्चंस, बड़े अच्छे क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में करें, ताकि आप भी अपने स्किल्स को शेप अप करें, राइट। आसान आसान से, ऐसे जो बहुत मजे से एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास है एक बेंजीन का रिंग, बेंजीन रिंग जी, और मैं इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाना चाहता हूं, तो कितने बन जाएंगे? और अगर ट्राइक्लोरो बनाना चाहता हूं तो कितने बन जाएंगे? मतलब मैं अगर इस बेंजीन रिंग में H हटाकर Cl लगाऊंगा और 2 अलग-अलग H हटाकर 2 अलग-अलग Cl लगाऊंगा तो कितने? और अगर 3 अलग-अलग H हटाकर 3 अलग-अलग Cl लगाऊंगा तो कितने डेरिवेटिव्स या कितने ऐसे आइसोमर्स बना लूंगा? कितनी अलग-अलग डाइक्लोरोबेंजीन्स और कितनी अलग-अलग ट्राइक्लोरोबेंजीन्स बनेगी? कैलकुलेट करिए। आपका ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए बताइए मुझे कितने बने? ये बड़ा आसान है, बताइए ना, वो कौन रहा है आपको? सब करते कैसे हैं? पहले एक Cl लगा लीजिए, वो तो कहीं भी लग जाएगा, बेंजीन तो सब जगह एक जैसी है। और जब एक Cl लग जाए तो अलग-अलग जगहों पर जितनी अलग-अलग लोकेशंस हो, जैसे ये देखिए ये लोकेशन एक जैसी, 1 1 2 2 भी एक जैसी, और 3 ऐसे। तो क्या होगा? आप देखेंगे इसको मत गिनिए, अगर यहाँ लगाएं Cl, ये यहाँ या यहाँ, और तो मेटा और पैरा 3 तरह की आपको डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगी। अच्छा सही है बॉस। ट्राइक्लोरो कितनी मिलेगी? वो भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे आसान तो था कि लाइन से लगाना, और क्या एक छोटी, और आप ट्राई कर लीजिए ऐसे। जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने डालो इसके अलावा वो सब घूम के यहीं आ जाएंगी। 1 2 3 या 1 2 का 4 या 1 3 5, यही है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स। 3 ही निकलेंगे इसके बेंजीन के। और ये बार-बार ड्राइव करने से अच्छा है, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा ना, कलेजे में ठंडक रहेगी, गलतियां नहीं होंगी इससे। ओह अच्छा, ये सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है एक तरह से। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर साइक्लोहेक्सेन होती तो साइक्लोहेक्सेन के हाउ मेनी डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल? साइक्लोहेक्सेन हम देख लेते हैं। 1 2 1 3 और 1 4। हाँ जी, पर इसमें हमें लोचा है लाइफ में क्या कि बाबू ये सिस भी हो सकते थे, हाँ, और ये ट्रांस भी हो सकते थे, हाँ, हाँ। अच्छा ये सिस भी हो सकते हैं बिल्कुल, और ये ट्रांस भी हो सकते हैं, तो मैंने कब रुका है? अच्छा तो 6 हो गए जी हाँ, 3 नहीं 6 है। और रुकिए रुकिए मालिक रुकिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इनमें? जरूर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, नहीं है, नहीं तो है वो ना। तो ये कायल है जी हाँ बाबू, ये कायल है। अगर ऐसा है तो यहाँ होंगे सितारे प्यारे प्यारे हमारे, और ये है प्लस इसकी मिरर इमेज बनेगी, और ये है और इसके अलावा इसकी मिरर और बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यस। अगर आप स्टीरियोइसोमर्स गिनेंगे तो 8। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 4। ज्योमेट्रिकल कितने बन जाएंगे? 3 + 3 6, क्योंकि 3 सिस 3 ट्रांस 6। एनांशियोमरिक पेयर्स कितने बन जाएंगे? जो एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये, तो और टोटल कितने बन जाएंगे? 8। 8 के हेड 8, आंसर है इसका 8। समझ में आ रहा है ये पार्ट? हाँ हाँ समझ गए, ठीक है। ऐसे ही जिंदगी चलती है। क्वेश्चन तो बहाना है, हर क्वेश्चन के साथ उसके साथ जुड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसी बहाने से उसको रिवाइज करते चलेंगे। एंड देयर कम्स विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अरेंजमेंट ऑफ CH3 get tertiary butylenine, isopropylenine, ethanoline when attached to benzyl or an unsaturated group in the increasing order of inductive effect is, and I बॉन्ड होना चाहिए था। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए ये बेंजाइल ग्रुप है, ये बेंजाइल है ना, शायद फिनाइल लिखना चाह रहे थे पर बेंजाइल लिखा है, इसके साथ अगर हम ये लगाएं या अनसैचुरेटेड ग्रुप जैसे ये मोलविनाइल है, इसके साथ लगा दें तो क्या होगा? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी नहीं गिनी है, सिर्फ इंडक्टिव की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट
ये इससे ज्यादा होगा CH, CH3, CH3, इससे ज्यादा होगा C, CH3, 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 जितने मिथाइल हैं उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा। यस इंडीड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग माइनस I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स? इंडक्टिव इफेक्ट था क्या? कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। रिलीजिंग ग्रुप्स कहलाते हैं प्लस I और विड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाते हैं माइनस I। तो ये सारा लेन देन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन घसीट कर डेल्टा माइनस हो जाते हैं, जो लल्लू है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डेल्टा प्लस हो जाते हैं। इसी चीज को हम प्यार से बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान, और माइनस I इफेक्ट कौन दिखाता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के या H के मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले ऑफ कोर्स। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस I इफेक्ट ये कैसे देखते हैं? अक्रॉस द पीरियड अगर आप चल रहे हैं माइनस I इफेक्ट को देखिए, तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस माइनस I इफेक्ट इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस माइनस I इफेक्ट। ये है पीरियोडिक ट्रेंड। तो नाइट्रोजन से ज्यादा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा होगी फ्लोरीन। हाँ भाई हाँ बिल्कुल, अरे वाह ये सही है जी, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान है लेकिन खूबसूरत, और आ सकता है एग्जाम में आना चाहिए। राइट राइट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, हाइपरकॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट होता है, ठीक है, ये ट्रू है। हाइपरकॉन्जुगेशन ऑफ इथाइल कैटायन, सेकंड स्टेटमेंट है, हाइपरकॉन्जुगेशन ऑफ इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ गंदगी विद Mt2P। देखते पढ़ते से क्या है, CH3, C अभी बातें कर रहे थे वही बात याद रही। ये है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन और CH1s, ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ दिस विद Mt2P ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। सही बात है, क्योंकि कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है कार्बन की जो ओवरलैप कर रही है। कह सकते हैं ये सच है, ये भी सच है, दोनों सही है बिल्कुल। पर क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले वाली का रीजन है? नॉट रियली। परमानेंट इफेक्ट है उसके दूसरे कारण, लेकिन आई मीन द सेकंड थिंग डज नॉट एक्सप्लेन दैट। तो दोनों सत्य हैं। अच्छा यहां पे तो बस सत्य की बात करिए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दैट्स ट्रू। अच्छी बात है। Which of the following alkenes will show maximum number of hyperconjugation forms? Hyperconjugation forms कैसे गिनते फिर बताता हूं। अल्कीन्स में आपको देखना है तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये जो कार्बन है याद है आपको, ये कहलाते हैं विनाइलिक कार्बन। अच्छा, और इनके जो पड़ोस वाले कार्बन एटम्स थे वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे अलाइलिक कार्बन। क्या क्या? जी हाँ, विनाइलिक कार्बन से जो सीधे जुड़े हैं वो कार्बन कहलाते हैं अलाइलिक कार्बन। अच्छा, और अलाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी है बाबू, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अलाइलिक हाइड्रोजन। वो कहलाएगी अलाइलिक हाइड्रोजन। तो याद दिलाओ, नाम पुराने से बताए हुए। और अब मैं आपको याद दिला दूं, ग्रेटर द नंबर ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन्स, हायर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि यही अलाइलिक हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन करती है। तो जैसे जैसे अलाइलिक हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ कहां है? इसमें आप देखिए तो दोनों विनाइलिक हैं, इसमें अलाइलिक है ही नहीं। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज 0। क्यों? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही है। यहां पर तीन अलग अलग हाइपर अलाइलिक हाइड्रोजन है। अलाइलिक को शॉर्टकट में ए लिख देते हैं, तो तीन यानी कि तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां हो सकते हैं। यहां कितना है? यहां ये अलाइलिक कार्बन है, C डबल बॉन्ड C जो सीधे कार्बन जुड़ा है अलाइलिक कार्बन, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अलाइलिक हाइड्रोजन। अलाइलिक हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां अलाइलिक हाइड्रोजन 1 है, ये वाली ऐसे। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके होंगे? जिसमें नंबर ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, वो कौन है? वो है बॉम्ब बी। बी, यस, बी इज द आंसर, इंडीड बी इज द आंसर। अच्छी बात। आइए फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में गलत स्टेटमेंट को पहचानिए। ए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शुड हैव इक्वल एनर्जी। ऑनेस्टली दे हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। अगर आप देखें तो बड़ा डबल मीनिंग स्टेटमेंट है। अगर पेपर सेट करने वाला चाहे तो कह सकता है सही तो है, इक्वल मतलब लगभग भी है तो चलेगा, चलेगा, ठीक है, सही है। अगर झगड़ा लो बदतमीज है तो उल्टा भी कह सकते हैं, कहता है ना यहाँ लिखा है दे शुड हैव इक्वल एनर्जी, थोड़ी सी हो तो हो सकती है। हाँ, तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो पेपर सेट करने वाले की सनक पे निर्भर करता है। दोहरा पड़े तो उसको सही कह दे, दोहरा पड़े गलत कह दे, ये बहुत शुभ स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा क्यों ऐसा स्टेटमेंट तुमने? मेरी बात मत करो, एग्जाम में गलत तो पढ़ सकता है। यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जवाब भी दे दूंगा, लेकिन एग्जाम में तो एग्जाम में तो सामने होता नहीं है, वहां तो NTA। अच्छा, इट्स लाइक डोंट टॉक टू मी, है ना, आकाशवाणी की तरफ करते हैं वो तो कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये कभी ना कभी ना हो सकता है। अब हम बाकी तीनों स्टेटमेंट पढ़ के देखें, वहां कोई शिकार मिल जाता है तो उसको करेंगे, नहीं तो लॉट पे आ जाएंगे। बी, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मस्ट बी इन द सेम पोजीशन। ये बात ठीक है, सही। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देयर शुड नॉट बी द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये क्या नॉनसेंस है? देयर मस्ट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर फर्क कैसे कर दोगे यार? आइसोमर तो है ना, आइसोमर तो सेम स्ट्रक्चर ही है, आइसोमर भी नहीं था ना, वही स्ट्रक्चर है, उसी कॉर्डिनेट स्ट्रक्चर है। ये तो गलत बात होती है, एकदम गलत बात होती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सही बात है, सिंगल करेक्ट है। फॉल्स हमें मिल चुका है, तो इसका मतलब ए को भी ट्रू मानते हुए हम छोड़ दें और सी का वर्णन कर लें। सी है हमारा उत्तर। राइट राइट। चलिए अगला सवाल। इट सेज, ओ वाओ ये क्या है? वेल फलाना है ठिकाना आ, ठिकाना बस आप सामने दिखा, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। यहां पर ये CH3 लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, दिस इज एक्चुअली CH3। CH3 और आर्गन एक साथ आते हैं इसलिए थोड़ा सा मैसी दिख रहा है। वेल क्या है ये? अगर आप देखें तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। अच्छा ऐसा है जी। हाँ, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वेरी मच दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक ही थैली के दो चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको याद हो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, असली स्ट्रक्चर ना पहला होता है दूसरा, असली स्ट्रक्चर के बीच में ही कहीं होता है और कुछ तीसरा ही होता है। राइट राइट। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट करेक्ट? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या गलत है? इनमें से क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गलत है? अच्छा क्या किया है? बड़ी गंद मचाई है, आप देखिए। NO2 माइनस हो तो ठीक है जैसा है रख लीजिए। यहां जबरदस्ती डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दिया है, यहां भी जबरदस्ती डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दिया है। अच्छा यहां भी तोड़ा हुआ है, और ये तो कुछ अलग ही नजारे नजर आते हैं। यहाँ तो इसमें यहाँ पे पंगे कर दिए हैं। क्या किया है? अगर गौर करें तो C से D बनाया है, इस लोन पे को यहाँ ले आओ, उसको यहाँ ले जाओ तो C से D बन जाएगा। अच्छा और इसको यहाँ ले लो, ऐसे ये तीन टोके कर लो तो C से D बन जाएगा।
तो एनीवेज अगर आप देखेंगे डी लाइक इज वेरी गुड स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि उसमें माइनस चार्ज कार्बन पे नहीं, माइनस चार्ज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर आ रहा है, और हमेशा जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर चार्ज आता है तो हम कहते हैं माइनस चार्ज आता है तो हम कहते हैं ज्यादा अच्छा है। तो डी इज डेफिनेटली मोर स्टेबल देन सी, ये तो सच है। तो सी भी उतना बुरा नहीं है, ठीक है, बोल लो फाइन। डी के सामने तो बहुत घटिया है सी, बट चलेगा, लाइक इट्स ओके, फाइन। और क्या बोलना चाहते हो? नहीं अपन तो क्या चाहते हैं, है ना? एक मिनट, अगर आप इसमें देखें ध्यान से, थोड़ी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? अगर आप सी को देखते तो सी में प्लस के बाजू में माइनस है, अच्छा लगता है। अगर ये सब एक बार आपको कंफ्यूजन तो बता दूं, ये सब जो है ये असली स्ट्रक्चर ये है, ये इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो कभी ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, कभी ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, वो करते रहते हैं, बट अदरवाइज असली स्ट्रक्चर ये है जिसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की यहाँ कोशिश करी जा रही है। इसको देखिए, इसमें सबसे खिलौना क्या है? प्लस के जस्ट बाजू में प्लस पैदा हो जाना बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, चार्जेस दूर हो तो अच्छे सिमिलर चार्जेस, और यहाँ तो बिल्कुल आजू बाजू आते हैं, तो ये अच्छा क्या नहीं पूरा किया आपने, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ए इज नॉट करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट, क्यों? क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर्स अगर आजू बाजू आते हैं, सॉरी समझाता हूँ, सिमिलर चार्जेस अगर आजू बाजू जाते हैं तो गंदा है ये। अगर दूसरा स्ट्रक्चर संभव हो जिसमें ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, और बीओसीओडी में ऐसा नहीं हो रहा, ज्यादा अच्छा है, राइट राइट। Which of the following resonance structures is lowest in energy? Contributing structures भी अब कहा है कि बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है? लोएस्ट इन एनर्जी का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल, सबसे मस्त कौन? पहला रूल चेक करते हैं ऑक्टेट पूरे हैं नहीं। हाँ भाई, इसमें ऑक्टेट पूरे हैं, हाँ है। अरे इसमें ऑक्टेट पूरे हैं, हाँ है। हाइड्रोजन का तो न्यूक्लिएट होता है, बाकी क्या होते हैं? इसमें ऑक्टेट पूरे हैं, नहीं 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 नहीं, देखिए जुड़ गया है कार्बन, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के चलते सबसे बर्बाद हो गया थर्ड तो बहुत ही घटिया है, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा 1 और 2। 1 और 2 में क्या देखेंगे बाबू? 1 और 2 में आप देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इस तरीके से ड्रामा कंप्लीट चल रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप? हम कहेंगे भाई देखो यहाँ पे ऑक्टेट पूरे हैं, यहाँ भी पूरे हैं, और यहाँ पे चार्ज नहीं किसी भी एटम पर, और यहाँ पर जबरदस्ती में प्लस भी है और माइनस भी। जबरदस्ती के चार्ज सेपरेशन पैदा करना अच्छी बात नहीं है, इसके चलते 2 बिकम्स अ लिटिल लेस स्टेबल एज कंपेयर्ड टू 1। सबसे प्यारा तो 1 है, तो लोएस्ट एनर्जी में कौन सा है? 1 है। 1 इज लोएस्ट एनर्जी, क्यों? क्योंकि सबसे स्टेबल है, इसलिए हो गया। बिल्कुल। There comes the next one. Again, करना है आपको, ध्यान से करिए। Which one of the following compound does not exhibit resonance? O3, किसमें रेजोनेंस ही नहीं होती? CH3 CH2 O CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसमें रेजोनेंस होगी? टक टक टक, हाँ होगी। बेंजीन रिंग CH2 OH, इसमें रेजोनेंस हो सकती है, लोन पेयर में तो नहीं होगी, लेकिन बेंजीन रिंग में आपस में तो होगी, ऑफ कोर्स उसमें तो हो सकती है, यस हो सकती है। बेंजीन का रिंग तो क्या चाहिए, वो तो बात ही है ना। अच्छा, CH3 CH2 CH2 CONH2, क्या इसमें हो रही है रेजोनेंस? हाँ हो रही है। और लास्ट वाला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और NH2, किसमें रेजोनेंस हो रही है? ना, इसमें नहीं हो रही, डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस। डी इज द आंसर, यस इंडीड, डी इज द आंसर। जैसे देख लिया तुमने, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है और उसके पड़ोसी के पास डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाए बगैर जी नहीं सकता, वो जाकर बदलेगा, आप कितना ठीक, अच्छी बात। द मोस्ट अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ P नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज, मतलब P नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन कैसा नहीं हो सकता? ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता है। आप कंफ्यूज है, मैं लोन पे दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। टक 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 टक, ऐसा करेंगे तो सी बन जाएगा, बढ़िया, ये भी बढ़िया, कोई बात नहीं है। सी में क्या है? ये देखिए, आपने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन, कम ऑन, दिस इज रिडिकुलस, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, तो सी मोस्ट अनलाइकली है, जी हां, सी मोस्ट अनलाइकली। And then comes the next one. Which of the following statements regarding the resonance energy of benzene is correct? Benzene की resonance energy क्या क्या सही है? A. The resonance energy is the energy required to break the CH bond in benzene. ना ठीक। It is the energy required to break CC bond. ना CC ना CH कोई तो बोल रहे हैं। It is a measure of stability of benzene. हाँ कह लो। And resonance energy is the energy required to convert फलाना to ठिकाना। नहीं। Resonance energy टिंग टैंग टैंग को ये असली benzene ये है resonance energy। क्योंकि A, C और A, B और D तीनों बकवास थे, तो definition नहीं है वो, लेकिन हाँ वो stability का measure तो है। The correct answer is Calcutta C. And this brings us to the next question. It says, if the anion HCO minus, sorry, in the anion HCO minus, the 2 carbon-oxygen bonds are found to be equal in length. What is the reason? एक बार स्ट्रक्चर बना लिया, HCOO minus ऐसा होता है। एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, सिंगल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि वैसा होता है, ऐसा पाया नहीं गया है। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि दोनों बॉन्ड्स की लेंथ तो सेम हो जाती है। अरे ऐसे कैसे सेम हो जाती है? इस वजह से डिलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगी। और जो डबल है वही सिंगल, जो सिंगल है वही डबल, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। और बकवास दिस, एक्चुअली दिस इज रेजोनेंस। आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली आप देखेंगे HCOO, तो ये इस तरह से डिलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। तो C डबल बॉन्ड O इज वीकर देन C सिंगल बॉन्ड O, गलत बात बोल दी। HCO minus has 2 equivalent resonating structures, दो एक जैसे एक बराबर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई एक दूसरे से दूसरे पहले से ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बॉन्ड्स बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है। दिस इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सीओडी कूड़े आप चाहे तो पढ़ ले, कोई मतलब नहीं उनका, बी इज द आंसर, राइट। Which one of the following compounds is non-aromatic? इनमें से कौन ऐसा है जो aromatic नहीं है? Well, फ्यूरान को अगर आप देखेंगे तो बड़े मजे से aromatic है, प्यार से डिलोकलाइज भी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिंग में sp3 हाइब्रिड एटम है, और अगर रिंग में sp3 हाइब्रिड एटम आ जाता है तो अब गोल गोल इलेक्ट्रॉन क्लाउड चक्कर नहीं काट सकता, ये एरोमेटिक नहीं रह गया है, ये बन गया है नॉन एरोमेटिक। एंथ्रासीन
इज फुली एरोमेटिक, और ये भी कितना भी अजीब क्यों लगे, और ये भी एरोमेटिक है, तो ये सब एरोमेटिक है, इज्जत से एरोमेटिक है। पाप बी में था जिसमें रिंग में sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, जिस रिंग में sp3 हाइब्रिड कार्बन आ जाता है ना एरोमेटिक होता है ना एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। राइट राइट, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत डांस अरमानस में काम देखिए, बेंजीन की रिंग की ऐसे दिव्य कल्पना की जा सकती है, बेहतरीन खूबसूरत एनिमेशन। Which of the following groups show -M and -I effects? कौन दिखाता है -M और -I effect? आइए देखें। Well, NO2 ऐसा है जो -M भी है और -I भी। NH2 प्लस M है और -I है। OH प्लस M है और -I है। फ्लोरीन भी प्लस M है और -I है। खाली NO2 ऐसी है बेचारी जो -M भी है और -I भी। ये स्ट्रक्चर है NO2 का। डन डन। अगला क्वेश्चन। Among the given species, the resonance stabilized carbocations are? कौन सा कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है? अब देखें। वेल, प्लस चार्ज है, अगर कभी भी प्लस चार्ज हो कार्बन पर और उसके पड़ोस में डबल बॉन्ड ऐसे, ये जो सिस्टम है इसमें हमेशा डिलोकलाइजेशन संभव हो जाता है, एलाइलिक सिस्टम कहते हैं इसको, है ना, और ये रेजोनेंस स्टेबल जरूर हो जाएगा ऐसे। आपको ये खोजना है। तो यहाँ पे क्या बगल में डबल बॉन्ड है? हाँ, बाजू में डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन प्लस है, बाजू में डबल बॉन्ड है, यहाँ बाजू में डबल बॉन्ड है, तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ बिल्कुल, बाकायदा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। यहाँ प्लस है, बाजू में ये sp3 हाइब्रिड एटम है, ये किसी काम का नहीं है, इसमें कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये कैसा है? ये भी बेशरम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका भी कुछ नहीं होना, ये तो कार्बोकैटायन है जैसा पढ़ा रहेगा, कुछ नहीं होना इसका ना। तो 1 और 2 में मजा है, 3 और 4 में कुछ ऐसी मजा या रेजोनेंस नहीं हो रही है जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करे। 1 and 2 only, yes, the answer is 1 and 2 only. Select the most stable carbocation from amongst the following. इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ढूंढकर निकालें। कौन सा होगा? आइए देखते हैं। वाओ, एक तो ये है, जी हाँ, ये कैसा है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये तो और अच्छा है टर्शरी। प्लीज नोट, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी प्राइमरी से अच्छा है, सेकेंडरी से अच्छा है, टर्शरी अगर आप बात कर रहे हैं कार्बोकैटायंस की। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं कार्बोकैटायन की, मत भूल जाइए इस बात को। ये कैसा है? ओ, ये तो बहुत ही घटिया प्राइमरी है, और ये तो उससे भी घटिया प्राइमरी है। तो प्राइमरी बर्बाद थे, सेकेंडरी थोड़े से बेहतर थे, और टर्शरी सारे जहां से अच्छा। टर्शरी कैटायन हमारा। बी इज द आंसर? यस, बी इज द आंसर। The correct stability order of the following species is, फिर से कार्बोकैटायन दिया है और स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, कैसे पता लगाएंगे? कि टर्शरी है? हाँ है, पर टर्शरी होना बड़ी बात है, मानता हूं, उससे बहुत 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 बड़ी बात है। अरे ये तो ऑक्सीजन का पड़ोसी हो गया। अच्छा, ये पड़ोसी होने को इज्जत है? हाँ, आप प्रधानमंत्री के पड़ोसी हो जाए, आपकी बहुत इज्जत हो जाएगी, है ना। तो आप देखें इस तरीके से, ये कैसा है? मतलब ये ऑक्सीजन अपने शक्तिशाली प्लस M से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रही है, टर्शरी होने के साथ साथ ऑक्सीजन का पड़ोसी है, ये तो आनंद में लौट रहा है, तो बहुत 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 स्टेबलाइज्ड है। ये एक मामूली सेकेंडरी है, बकवास है। टर्शरी में घटिया था, तो ऑक्सीजन का पड़ोसी हो गया, तो क्या नहीं कहते? ये सेकेंडरी लगता है और ऑक्सीजन का पड़ोसी है, ऑक्सीजन का पड़ोसी में ग्रेस है। और आप देखिए यहाँ मिथाइल का जो एक्स्ट्रा रिलीजिंग इफेक्ट है वो 1 को बेहतर बनाता है 3 से। इसमें ऑक्सीजन का प्लस M दोनों में है, 1 में भी है और 3 में भी है, लेकिन 1 में हल्का सा मिथाइल एक्स्ट्रा है, इसलिए 1 थोड़ा सा बेहतर है 3 से। और 4 तो कितना घटिया है, कितना बहुत सबसे सस्ता, सबसे बकवास प्राइमरी कैटायन है, इनसे बहुत खराब था सेकेंडरी, और सेकेंडरी से खराब है प्राइमरी। तो 1 3 2 4, आई एम सॉरी, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी कौन सा था बाबू? सेकेंडरी था 2 और प्राइमरी था 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4, डी इज द आंसर? यस इंडीड, डी इज द आंसर। ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ कार्बोकैटायन जोड़ने से परम शक्तिशाली प्लस M जब ऑक्सीजन आएगा, जब ऐसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनमें ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो उनकी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंडक्टिव से बहुत बेहतर स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो 1 3 बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 4 के। Amongst the following कार्बोनाइंस, अब कार्बोनाइन की बात हो रही है। अच्छा, जब प्लस चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे, माइनस आ गया तो विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। देखिए आपके पास है CH3 होल ट्वाइस C-, ठीक है, CCl3-, फाइन। आपके पास टर्शरी कार्बोनाइन है, आपके पास सेकेंडरी कार्बोनाइन है, आपके पास बेंजाइल एनाइन है, और आपके पास 3 Cl जोड़कर ऐसा मस्त एनाइन भी है। क्लोरीन क्या कर रही है? क्लोरीन -I लगा रही है और अपने सस्ते डी ऑर्बिटल्स में -M भी लगा रही है। अच्छी बात है। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, सारे जहां से अच्छा कौन? CCl3- हमारा। क्लोरीन में तो बहुत आनंद दे देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -H है, दूसरे उनके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में -M भी हो सकता है, तो बड़ा स्टेबलाइज कर देंगे कार्बोनाइन को। प्लीज नोट, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स थे तो माइनस चार्ज को अपने ऊपर बेहतर स्टेबल करा लेते हैं। बाकी 3 स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए हैं उसमें माइनस चार्ज घूम करके कार्बन तक है। सबसे बुरा कौन सा है? सबसे बुरा है टर्शरी। सबसे बुरा है टर्शरी। इसको देखिए क्यों? 3 मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हालत खराब कर रहे हैं किसकी? टर्शरी की। उससे अच्छा सेकेंडरी, ठीक है। और बेंजाइल एनाइन इतना बुरा नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज हो गया बेंजीन में और थोड़ी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ये अच्छा है, ही इज द बेस्ट आंसर अमंग्स दीस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया। जी हां, आप देखिए 3 है एसिड्स और 1 है फिनॉल। इन जनरल फिनॉल इज मच लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। है एसिडिक होती है फिनॉल, पता नहीं कर रहे, पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तो नाम में ही एसिड है, उनमें तो दम ज्यादा है, तो सबसे सस्ती है 1। सबसे घटिया कौन है? सबसे घटिया 1, ठीक। अब 2 3 4 में अगर आप देखें तो टॉप तो सेम है, बेंजोइक एसिड है, एक सिर्फ बेंजोइक एसिड है 3rd नंबर। एक में मिथाइल लगा है जो प्लस I और प्लस H है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो CH3 क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। और NO2 क्या करेगा? वो -I है, -M है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचो ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अच्छा, ऐसा होगा जी हाँ। तो सबसे अच्छा कौन है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 1 4 3 2, ऐसा ऑर्डर है जी हाँ, आपके सामने है, ऐसा ऑर्डर है 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2। Is the answer? Yes, there you are. Is the answer. Arrange the following labeled hydrogens in decreasing order of acidity. ये बड़ा रहस्यमय क्वेश्चन है। अलग-अलग 4 हाइड्रोजन्स हैं और उनको एसिडिटी के घटते हुए क्रम में लगाना है, मतलब मोस्ट एसिडिक सबसे पहले, उसके बाद लेस, उसके बाद लेस, उसके बाद लेस। और ये कैसे करते हैं बताता हूं ना, देखिए मेरे साथ।
पहली चीज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखनी पड़ेगी कि अगर H+ हट जाए तो माइनस आएगा। हाँ ये किस पर आ रहा है, यहाँ पर ये H+ हट जाए तो sp हाइब्रिड कार्बन के ऊपर आ रहा है माइनस चार्ज, और कार्बन कभी भी माइनस चार्ज बहुत पसंद नहीं करता। यहाँ H+ हट जाए तो O के ऊपर आ रहा है माइनस, यहाँ हट जाए तो O के ऊपर, यहाँ हट जाए तब भी O के ऊपर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस ज्यादा आराम से रख लेगी या कार्बन अपने ऊपर माइनस ज्यादा आराम से रखेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस आराम से रखेगी, तो कार्बन की H+ देने की टेंडेंसी कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जी हाँ, तो लीस्ट एसिडिक इसमें 3 ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन माइनस एक्वायर करेगी, और चौथा ऐसा है जिसमें अगर H+ निकल जाए, अगर ये एसिड का काम कर दे तो कार्बन माइनस हो जाएगा, तो कार्बन को तो माइनस होने में बहुत पीड़ा होगी। जी हाँ, तो लीस्ट एसिडिक होगा ए। सबसे घटिया एसिड कौन है? ए। क्यों? क्योंकि अगर वहां से H+ निकल गया तो कार्बन को माइनस होना पड़ेगा, और कार्बन को माइनस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अच्छा, अब बच गया बी, सी और डी। एक है COOH ग्रुप और बाकी दो है OH ग्रुप। ज्यादा एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, या अब OH ग्रुप अल्कोहल भी हो सकता है, तो फिनॉल भी। ये बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है, तो ये दोनों COD फिनॉल है, ये दोनों फिनॉल है। और फिनॉल्स इन जनरल आर लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जनरल ट्रेंड ऐसा है, जब नाम में एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक, उससे कम होती है फिनॉल, और बहुत ही लल्लू होते हैं दूसरे चिल्लर टाइप के अल्कोहल। अच्छा, तो सारे जहां से अच्छा बी ऑप्शन हमारा मोस्ट एसिडिक है बी, और वर्स्ट है ए। मोस्ट है बी और वर्स्ट है ए, मोस्ट है बी और वर्स्ट है ए। इनको देखते ही हमारा आंसर तो आ गया, इज द आंसर। फिर भी कांसेप्ट देख रहे हैं, आइए मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। बी और सी और डी की कंपैरिजन कैसे करोगे? ऑर्थो या पैरा पे -m इफेक्ट अच्छा होता है, ये आपस में मेटा है, तो मेटा की उतनी इज्जत नहीं है, ऑर्थो पैरा की इज्जत ज्यादा है। अच्छा, क्या करेंगे आप? कर लेंगे ओ, ये जो OH वाला O है ये सी है, क्योंकि सी में -m अच्छा है, तो सी विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू डी। अच्छा, तो बी सी डी ए। जी हाँ, बी सी डी ए, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। गॉट इट? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। कुछ कंपाउंड्स रखे हैं, pKa वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इनका? आपके पास है A, B, C और D। स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब होता है हायर Ka, का मतलब होता है हायर log to the base 10 Ka, का मतलब होता है लोअर माइनस log 10 Ka, माइनस लगा दिया तो हाई के लो हो जाएगा, और ये बराबर होता है pKa के। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa इज सेम एज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता हुआ क्रम, सबसे तगड़ा एसिड कौन होगा? सबसे NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये +m है, ये -m और -i, -m और -i है। तो मोस्ट एसिडिक कौन है भाई? मोस्ट एसिडिक है बॉम्बे बी, क्योंकि उसमें पैरा पोजीशन पर है। उसके बाद होगा सी, क्योंकि कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, -i तो काम करेगा, भले मेटा पे -m डालना करेगा, -i तो करेगा। तो बी और सी ज्यादा एसिडिक है, इससे ए से। और सबसे बदतर कौन है? डी। क्यों? तो बेशक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे बैठ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ा देगा। तो बी सी ए डी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, तो pKa का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा, बी से ज्यादा सी से ज्यादा ए से ज्यादा डी, BCAD। ऑपोजिट होगा pKa का ऑर्डर, यहां पे एस्टैब्लिश किया था, मैंने आपको दिखाया था क्यों। तो BCAD, BCAD, डी इज द आंसर, इंडीड डी इज द आंसर। देख रहे कर रहे साथ साथ में अच्छे से, करना भी होगा, बोल रहे बोलते रहो फालतू, दिमाग खराब है, ऐसे बात नहीं करते, आपको सॉल्व करते हैं। एंड द ब्यूटी इज कि आपको मान लीजिए थोड़ा सा पूरा भी गया तो रिवाइज नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए, करिए, तो एफर्ट तो डालिए, देखते तो रहिए, करिए, अटेम्प्ट कीजिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहां पर दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बोलो। स्टेटमेंट 1, एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। अच्छा, एनिलीन क्या होती है? लिखो, कॉपी में लिखो क्या है। बेंजीन में NH2 लगा दो तो ये होती है एनिलीन। एसिटामाइड क्या होता है? CH3CONH2, ये होता है एसिटामाइड। अच्छा, एनिलीन एक एरोमेटिक अमीन है, जी हाँ, और एसिटामाइड एक अमाइड है, बिल्कुल। अमाइड्स में लोन पेयर ऑक्सीजन पर भाग गया है, हाँ जी, और C डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एकदम दबोच लेती है, जाने नहीं देती। यहाँ पे भी एनिलीन में भी इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में नाचने चले गए हैं, पर बेंजीन में कार्बन ही तो है, कार्बन की उतनी ताकत है इलेक्ट्रॉन घसीटने की जितनी C डबल बॉन्ड O की है, ऑक्सीजन में ताकत है। तो एनिलीन में लोन पेयर उतना डिलोकलाइज नहीं होगा जितना अमाइड्स में इन जनरल हो जाएगा, एसिटामाइड कोई भी अमाइड। अच्छा, तो अमाइड्स अगर आप देखोगे कम बेसिक होते हैं किससे? अमीन्स इन जनरल। क्यों? क्योंकि अमाइड्स का लोन पेयर बुरी तरह से छीन लिया जाता है C डबल बॉन्ड O के द्वारा। अमीन्स एरोमेटिक अमीन्स भी क्यों ना हो, भले ही लोन पेयर बेंजीन में नाचने चला जाए, कितनी बुरी हालत होती है, बहुत खराब हो जाए उसका हाल, ऐसा होता है, ठीक है राइट। तो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड जो लिखा है, ये फॉल्स है, गलत बात बोली है ना। एनिलीन एक्चुअली इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड। Statement 2, in aniline, the lone pair of electrons on nitrogen atom is delocalized over benzene ring due to resonance, and hence it is less available to a proton. सही बात है, delocalize हो जाता है तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, एनिलीन में NH2 की, सच है। और एसिटामाइड में तो और भी कम हो जाती है, ये यहाँ ये भी सच पर लिखा नहीं है, और जितना लिखा है वो सच ही लिखा है, उसको मैं नहीं कर सकते अपन। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। वाओ, A is the answer, yes, A is the answer। Oh my God, ये क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, फंडामेंटल ऑर्डर। आप देखिए, आपके पास है CH3 CH2 माइनस, मतलब इथाइल एनायन, विनाइल एनायन, अल्कालाइन एनायन, sp3 sp2 sp। अगर आप देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली sp3 की ज्यादा है, sp2 की कम है, sp की और कम है। तो A से कम B है और B से कम C है, B आंसर D है। A से कम B, B से कम C, एंड आंसर इज D। डन डन। चलो, द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज, बेसिक स्ट्रेंथ का सही क्रम क्या है? आइए देखते हैं। NH2, आप देखेंगे यहाँ पे लोन पेयर जो है वो यहाँ चला गया है। अच्छा, लोन पेयर NO2 में अंदर सक हो गया है, जी हाँ, लोन पेयर NO2 में अंदर एब्सॉर्ब हो गया है, सक हो गया है, ठीक है। PQRS, द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज, बेसिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या होगा? वेल देखते हैं, और देखिए NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, इथाइल +I है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा,
एक ऑर्थो इफेक्ट होता है एनिलीन्स का कि अगर बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा है तो एनिलीन बोलते हैं, और एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, कैसा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रीजन हो, इट ऑलवेज डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ. दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट. अच्छा ऐसा है जी, ऐसा है. तो सबसे सड़ियल क्यों हो गया जी? हाँ, सबसे सड़ियल क्यों हो गया? क्यों? उसने तो पीट दिया एनिलीन को और कम कर दिया. सबसे घटिया क्यों? अच्छा, ये रेयर इफेक्ट है जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं. ऑप्शन तो दिया नहीं है, लोग भूल जाते हैं ऑर्थो इफेक्ट को करना, कई बार निकलती हो जाती है. वो कहते हैं ईच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, होगा मार ले जाए ना. कोई भी ग्रुप आए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यदि वो एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर है तो वो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ कम करके ही बदलेगा. तो अगर ये इथाइल न होता, अगर सिंपली H लगा होता, अगर सिंपली एनिलीन होती ज्यादा अच्छी थी, तो Q वाज बेटर देन P. तो क्या समझता हूं, P वाज बेटर देन Q या Q नॉट कम्स लेस देन P. ओके. और अगर आप देखें तो सबसे घटिया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बहुत तगड़ा -M लगा है, -I -M. सबसे सड़ा तो देगा S बेसिक स्ट्रेंथ, और इथाइल प्लस I तो सबसे अच्छा R हो जाएगा. SQPR. SQPR. Oh my God, B is the answer. जी हाँ, B is the answer. Very much the answer. ठीक है. The order of basic strength of the given basic nitrogen atom is. कई सारे नाइट्रोजन एटम्स हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, लगता तो ऐसा ही है. याद रखिए. देखो क्या है, इसको देखो, ये अमाइड ग्रुप है, लो पे डिलोकलाइज हो गया है तो इज्जत बहुत कम हो गई है, लेस बेसिक है. ये अमीन है, अमीन है, ठीक है जैसा है. पर अगर इसको देखिए, ये सिस्टम जो है ये ग्वालिडाइन लाइक सिस्टम है. क्या है, क्या कर लिया सर? बहुत स्पेशल चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. बहुत अच्छा लगने वाला. मान लो ये कंपाउंड है. हाँ जी, आपने कहा मैं इसमें H+ लगाऊंगा, लगा दे. कहाँ लगाएगा? अगर आप नीचे लगा दें H+, क्यों? देखिए तो सही, तब पकड़ लीजिए. देखिए, अगर गलती से हम नीचे वाले पे लगा दें तो आपको एक बहुत अद्भुत चीज देखने को मिलेगी. क्या? आप देखोगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे ऐसे. अच्छा, तो प्लस चार्ज डोलेगा. जी हाँ, प्लस चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी है. प्लस चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा, विच इज वेरी रेयर. और क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड इज हाईली स्टेबलाइज्ड, कॉन्जुगेट एसिड इज हाईली स्टेबलाइज्ड, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ठीक ठाक हो जाएगा. मतलब ओवरऑल आप पाओगे बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी. H+ लेकर सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा 2. ऐसा है जी हाँ. क्यों? तुम देखो, ये लोन में कूद के यहाँ आ रहा है, तो 2 के पास अपना लोन होता है, 1 का लोन में फैसिलिटी के पास आ गया है. इलेक्ट्रॉन रिच भी है, उस पर प्लस चार्ज लगेगा तो डिलोकलाइज होगा, उसको स्टेबलाइज भी कर देगा. मोस्ट बेसिक है 2. अच्छा, और बाकी मतलब दमी सबसे सस्ता है 4. सबसे अच्छा 2 है बिल्कुल, और सबसे अच्छा 2 अगर दिख गया है ये स्पेशल केस है तो फिर वही सेंस आ जाएगा. अमाइड सबसे सस्ते हैं, और 3 और 1 क्या हुआ? यहाँ पर लोन के के ऊपर है और sp3 है, तो अच्छा है. यहाँ लोन पे भाग गया इसका और sp2 हो गया, तो ये थोड़ा 3 और 2 में 2 कम है, 3 और 1 में 1 कम है और 3 ज्यादा है. सबसे ज्यादा 2, फिर 3, फिर 1, और सबसे सस्ता है 4. एनीथिंग मोर? नो मोर. The correct order of increasing basicity of the following conjugate bases is. बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में इन्हें लगाएं, और कुछ चीजें इसमें रट कर जाती हैं. आपको याद होना चाहिए कि NH2- एक महाभयंकर बेस है, एंड दिस इज मच मोर देन RC ट्रिपल बॉन्ड C-, which in turn is much मोर देन RCOO-. कैसे पता चल जाता है तुम्हें? ये सब रट के पता चलता है. इनमें कॉमन चीजें कम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन चेंज हो है. दिस लॉजिक आपको याद होना चाहिए. अच्छा, और अगर R- हुआ तो सबके पापा जी R- तो सबसे भयंकर सर्व भयंकर बेस है R-. दिस द आंसर, इंडीड दिस द आंसर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आपको लर्न होना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. हाँ पढ़ेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बड़ी छोटी बात नहीं, बात तो है ना, वही बात कर रहे हैं. pKb order of the given compound is pKb. pKb high का मतलब होगा Kb less, मतलब बेस वीक. अच्छा, तो वीकनेस पहले तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर लाएं. NH2 के साथ OH, NH2 के साथ NH2, NH2 के साथ H और HOH ऐसे लगा है. जब तक नाइट्रोजन है आप देखेंगे नाइट्रोजन बेस का काम करेगी, और नाइट्रोजन ज्यादा अच्छी बेस है एनी गिवन डे एज कंपेयर्ड ऑक्सीजन, तो सबसे लल्लू तो होगा 4. अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लाएंगे तो 4 है सबसे घटिया, और बेस घटिया होगा तो पीकेबी ज्यादा होगा. पीकेबी ऑर्डर लाएंगे तो इसी का उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा पीकेबी 4th का होगा. एक ही है आंसर. आ गया आ गया. एबीसी सस्ती ऑप्शन से आंसर डायरेक्ट आता है. फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कर पूरा पहले. अब जो नाइट्रोजन डोनर्स आए हैं तीनों, अगर मैं इनमें कंपेयर करूंगा तो OH का कुछ -I है, NH2 का -I OH से कम है, और हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं है. तो इन सब में मोस्ट बेसिक है 3rd. उसके बाद है सेकंड, क्योंकि NH2 का -I उतना नहीं है, OH का -I ज्यादा है. 3, 2, 1, 4, तो किसी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा. तो लीस्ट पीकेबी इन मोस्ट बेसिक है 3rd. फिर सेकंड, फिर 1, फिर 4. इज द आंसर? यस, डेफिनेटली इज द आंसर. चलो इसी बात में फिर से एक बार बेसिस रिकॉर्ड बता दूं, बड़ा मशहूर पुराना क्वेश्चन है ये. कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ एटम कंपेयर करो. ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलग अलग है तो ठीक है, वो तो सब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ नाइट्रोजन, सब नाइट्रोजन है. दूसरा आता है क्राइटेरिया हाइब्रिडाइजेशन. जैसे चार्ज भी आता है तो चार्ज है. हाइब्रिडाइजेशन में sp से ज्यादा होता है sp2, sp2 से ज्यादा होता है sp3. बेसिक स्ट्रेंथ के मामले में यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2 प्लस डीलोकलाइजेशन है. क्यों? आप अगर ध्यान दें, गोल गोल नाचते रहते हैं. डीलोकलाइज के भाग गए, जब इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन के ऊपर है ही नहीं तो नाइट्रोजन को डोनेट कैसे करेगी? सीधी बात है. तो क्या बोले हम, तुमको क्या बोल रहे हैं? आप कह सकते हो सबसे घटिया बेस कौन सा है जिसके लोन पे ये क्या मैंने स्पिरिट गलती से पता नहीं, sp3 है, दिमाग खराब हो गया है ना. तो ये आ जाएगा. तो लीस्ट बेसिक कौन हो? 4. क्यों? sp2 भी है और डीलोकलाइज भी. उससे अच्छा है 2 जो sp2 तो है पर डीलोकलाइज नहीं है, तो कम से कम लोन पे अपना पर्सनल लेवल डोनेट कर सकते हो. उससे भी ज्यादा बेसिक हो गया 1 या 3, सबसे होगा 1 और उससे कम होगा 3. अगर ऐसे क्यों? ऑक्सीजन जितने 1 मील दूर बैठी है इसका -I तो लगेगा. इसका -I क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर देगा इसकी 3rd की एज कंपेयर टू 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. दिस द आंसर. यस इंडीड, दिस द आंसर.
क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसके बाद क्या करेंगे क्या क्या करेंगे? और क्वेश्चन कर दे, अब ये क्वेश्चन करा चुका मैंने तुम्हें। अरे कहा था मैंने कहा था लुक्स अलग थी पर क्वेश्चन में तीनों एक कंपाउंड थे, वो तुमने गलत किया था, अब सही करो। हैं ऐसा अब अभी का 10 मिनट पहले करो। एनिलीन 2 इथाइल एनिलीन और n इथाइल एनिलीन है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और तो वो तो नहीं है, और तो पोजीशन एनिलीन कुछ भी लगाओ बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है तो q लेस है एंड r इज मोर देन p y, क्योंकि इथाइल प्लस i ग्रुप है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देगा, तो qpr इंट्रिंसिक ऑर्डर है। qpr बी इज द आंसर, इंडीड बी इज द आंसर। कार्बोनाइंस इस तरह की चीजों के बारे में हमने और एसिड्स और बेसिस के बारे में हमने बात करी थी। अब वहां से कथा आगे चल रही है। मैं याद दिला दूं क्वेश्चंस के बारे में ही थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स को हम एक-एक करके साथ-साथ रिवाइज करते जा रहे हैं। डोंट मिस आउट एब्सोल्युटली एनीथिंग। अगर पहले से नोट्स पढ़ रखे हैं तो बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ पाए हैं तो भी अगर साथ-साथ भी चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो पक्का जितनी देर में आप अपने आप रिवीजन कर पाएंगे उससे तेजी से हम फटाफट आपका रिवीजन कैप्चुलेशन कर देंगे। राइट, शुरू करें। बिल्कुल पहला क्वेश्चन, इन हेटेरोलिटिक फिशन डैश आर फॉर्म्ड, इन होमोलिटिक फिशन डैश आर फॉर्म्ड। हेटेरोलिटिक क्या होता है? अगर बॉन्ड है AB और इलेक्ट्रॉन्स एक के ऊपर जंप कर जाएं और दूसरे को त्याग जाएं तो ऐसे आयंस बन जाते हैं, कटायन और आयन। होमोलिटिक फिशन है तो बराबरी पे टूटता है, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन में से एक पहले के पास और एक दूसरे के पास रह जाते हैं, तो होमोलिटिक में बनते हैं फ्री रेडिकल्स और हेटेरोलिटिक में बनते हैं कटायन और एनायन। तो अ कटायन एंड एनायन और फ्री रेडिकल्स, डी इज द आंसर, इंडीड डी इज द आंसर। ये देखिए अलग-अलग फिशंस दिखाए बड़े खूबसूरती से। होमोलिटिक फिशन देखिए एक बार तसल्ली से देख लीजिए, एनिमेटेड वर्जन में आपको अच्छा लगेगा। मिथाइल क्लोराइड था और इलेक्ट्रॉन लेके भाग गई कौन? क्लोरीन। देखिए चोरी का इलेक्ट्रॉन लेके वो भागी है, लेकिन ये गई है ना, तो आप देखें मिथाइल पे प्लस और Cl पर माइनस, इस तरह से बन गया। अगर मिथाइल क्लोराइड का हेटेरोलिटिक फिशन हो जाए तो ऐसा दिखेगा, और अगर क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन हो आपके सामने है तो ऐसा दिखेगा, इस तरह से। राइट, एब्सोल्युटली राइट। Which condition will most likely favor homolytic fission of a covalent bond? एक covalent bond के homolytic fission को क्या फेवर करेगा? आइए देखते हैं। A, presence of a polar solvent at low temperature. हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, उसका हम होमोलिटिक फिशन करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास AB कोवलेंट बॉन्ड है, हम उसका फिशन करना चाहते हैं और होमोलिटिक है। होमोलिटिक में रेडिकल्स बनते हैं। अगर रेडिकल्स बनते हैं तो बताइए क्या रेडिकल्स के ऊपर चार्ज होता है? नहीं, फ्री रेडिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज नहीं होता, प्लीज रिमेंबर चार्ज वाली स्पीशीज ये स्टेबलाइज होती थी किससे? जिस स्पीशीज के ऊपर चार्ज था, चार्ज वाली स्पीशीज स्टेबलाइज होती थी पोलर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टेंपरेचर का क्या होगा? बॉन्ड तोड़ना है आपको, बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा, हाई टेंपरेचर करना पड़ेगा। तो लो टेंपरेचर तो नो गलत बात है, लो तो गलत बात है, टेंपरेचर तो हाई ही होना चाहिए। और क्या पोलर सॉल्वेंट मांगता है? ना ना ना, नॉन पोलर चाहिए जी, क्या बात कर रहे हो तुम? पोलर सॉल्वेंट में तो हेटेरोलिटिक फिशन फेवर में लग जाएगा, पोलर में तो हेटेरोलिटिक फिशन फेवर में लग जाएगा, हमें नहीं चाहिए वो। डी इज द आंसर, इंडीड डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल के संदर्भ में बातें हो रही हैं। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को, फाइल मतलब लविंग, जिसकी एफिनिटी हो नेगेटिव चार्ज के लिए, जिसको प्यार हो नेगेटिव चार्ज से, जो नेगेटिव चार्ज के करीब जाए। इसका मतलब जो खुद कंगाल हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या लोएस्ट एसिड्स हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, ना ना ना, अरे कंगालों की बात चल रही है यहां। They are neutral species. Electrophiles are only neutral species. नहीं नहीं, they may be neutral, they may be positive also, and positive is very welcome. क्यों? क्योंकि उसको तो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत चरम बना जाएगी, अच्छी बात है। Electrophiles can either be neutral or positively charged, ये तो बात ठीक है, and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile, बिल्कुल सही बात है। ओनली पॉजिटिवली चार्ज, गलत बात है। जैसे BF3 न्यूट्रल है और एक बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्टेट अधूरा है। कार्बोकटाइन इसमें भी ऑक्टेट अधूरा है और ये भी शानदार वाला इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसमें प्लस चार्ज भी है। तो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ऑलरेडी माइनस चार्ज है तो उसके रिपल्शन के विरुद्ध और लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं रह जाएगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये खुद नेगेटिव नहीं हो सकता। मेक सेंस? बिल्कुल, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ व्हिच स्पीशीज इज द लीस्ट? सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है? NH2-, CH3NH-, PHNH-, and Me2N-। अब मजे की बात है, आप देखें N- पर तो अड़ गए हैं हम। पहले वाले में यहाँ HH लगा दिया है, दूसरे वाले में मिथाइल जोड़ दिया, तीसरे में मिथाइल की बजाय फिनाइल जोड़ दिया और चौथे में दोनों तरफ मिथाइल जोड़ दिया। मिथाइल कैसा है? प्लस I, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा ही देगा। दो तो मिथाइल कैसे हैं और मस्तावे प्लस I थोड़ी और बढ़ा देंगे। बेंजीन में कैसा है? -I है बेशक, और साथ साथ यहाँ पर -M का भी काम करेगा। वैसे वो प्लस एंड माइनस दोनों हो सकता है, और NH- एक शक्तिशाली प्लस M ग्रुप है, तो बेंजीन में उसके साथ जुड़ा है, तो लूप में अपने अंदर घुमा लेगा, डिटोनाइज करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। हाँ, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हुई। हाँ, सबसे सड़ियल कौन है? C। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है किस पर? कि लोन पेयर तेजी से कौन डोनेट करेगा, तेजी से कौन डोनेट करेगा जिसके पास होगा। किसके तो लोन पेयर भाग गए, बेंजीन में नाचने चले गए, तो किसी काम का नहीं चाहिए। तो C है शक्तिशाली तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन में माइनस कभी लल्लू नहीं होता। और ABD के मुकाबले थोड़ा डल हो गया। ABD में जो फर्क है वो सिर्फ मिथाइल के प्लस I इफेक्ट है। ये भी ध्यान रखना, जैसे जैसे बल्क बढ़ जाती है वैसे वैसे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम सी होने लगती है। लेकिन मिथाइल कोई बहुत विशाल राक्षसी ग्रुप नहीं माने जाते। इनफैक्ट अल्काइल ग्रुप के सबसे छोटे क्यूट ग्रुप्स हैं मिथाइल ग्रुप्स, सिर्फ प्लस I दिखेंगे इनका। तो A से तगड़ा है B और B से भी तगड़ा है D, तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी है C की। ओह माय गॉड, कैन यू सी? यस वी कैन सी दैट। एक मजे की बात और बताऊं आपको। हाँ बोलो बोलो। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, अभी लो 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2+2, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, sp3 होना चाहिए। जी हाँ, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या कर रहे हो? कंट्रोल करें अपने आप को, भावनाओं को नियंत्रित करें। लोन पेयर टिंकराइन क्या कर रहा है? ऐसे नहीं बोलते, अच्छे से तमीज से बात होनी चाहिए। मैंने एक उनमें से स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं, मतलब टोटल 5 हैं, इंक्लूडिंग जो ये बनाए हुए हैं, तो 3 और स्ट्रक्चर दोनों के अलावा बनाए होंगे। हमें डजंट मैटर। मुद्दे की बात है, लोन पेयर तो रिंग में घूमने चला गया,
तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? किसका? अरे भाई इसका। ये है sp2, अगर यहाँ है sp2 तो यहाँ भी होगी sp2। जो डिलोकलाइज्ड हो गया है लोन पेयर उसको नहीं गिनते हाइब्रिडाइजेशन में। कॉन्सेप्ट बहुत वाला है, भूल गए तो याद रखो। जो लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया वो गया, जब कभी लौट कर दिखाते वो पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो पाई बॉन्ड बना रहा है लोन पेयर उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाती हैं। अगर कोई पाई बॉन्ड बनाता है तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते। ओह, तो ये sp2 है। यस। और जैसे जैसे कम हो जाता है एस कैरेक्टर, जैसे जैसे कम होता है एस कैरेक्टर, बढ़ता है पी कैरेक्टर, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ लून पे डोनेट करने की एनर्जी बढ़ जाती है। एस है ज्यादा, एस का परसेंटेज है ज्यादा, तो न्यूक्लियस पकड़ जाता है, लून पे कुछ जाने नहीं देता और न्यूक्लियर वेलोसिटी कम कर देता है। तो sp2 में अगर आप देखें तो एस कैरेक्टर या परसेंटेज पी कैरेक्टर देखिए, ये 66.67% और ये सारे के सारे sp3 हैं, इनमें होगा 75%। पी कैरेक्टर बढ़ गया है तो न्यूक्लियर वेलोसिटी बढ़ गई है। हर तरह से बोल वाला है ए बी आबाद का, और सबसे बर्बाद है, सबसे लल्लू है, सबसे सड़ी है कौन? सी। एंड आई होप यू कैन सी दैट, राइट? देयर वी आर। Oh my God, ये क्या है? देखिए, geometry around how many carbon atoms is tetrahedral in the given structure। बहुत ही आसान, देखने में कितना ग्लैमरस मॉलिक्यूल आप देखें, क्या क्या रिंग रिंग टिंग टैंग है ना, पर एक तो सिर्फ कार्बन देखने हैं। और टेट्राहेड्रल कौन होगा? टेट्राहेड्रल के साथ हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा है sp3, तो एक तरह से पूछा है कि भाई कितने कार्बन हैं जो sp3 हैं? कितने कार्बन थे? थोड़ा सा गुंडागर्दी वाला क्वेश्चन लगता है, कितने आदमी थे? एक कार्बन है sp3। रिंग वाले जो हैं, रिंगा रिंगा रोजेस, ये तो सारे के सारे sp2 हैं, ये भी सारे के सारे sp2 हैं, ये महाराज भी sp2 हैं। सल्फर काम का नहीं। ओ, ये भी तो कार्बन है, ये sp3 है, ये भी तो कार्बन है, ये sp3 है। अच्छा, अब बस इतना ही तो है, बस इतना ही है। कितने कार्बन थे? तीन। तीन कार्बन, तीन हाइब्रिडाइजेशन है। यस, तीनों sp2 है, सॉरी sp3 है। 3 इज द आंसर। और कौन कौन से वो मैंने निशान लगाकर दिखा दिया आपको। कैसे पहचान लेते हो? तो समझ में नहीं आता हमारे। दया कर दो, sp2 sp3 पहचानना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। सब रिवीजन करा लेना, हम सब भूल गए हैं, क्या करें? फिर से बताओ ना सब। बता देता हूं, सुनो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक की बात करें तो वही तक सीमित रखेंगे अपने आर्गुमेंट को। यदि आपके पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना बना हो, पाई बॉन्ड का मतलब हुआ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन जब तक चार्ज वाला नहीं होता, प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता, उसके पास ऑक्टेट तो बढ़िया पूरा या कोई लोन पेयर नहीं होता। तो अगर पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड इंप्लाइज sp3, नो पाई बॉन्ड एंड नो चार्ज ऑन कार्बन एटम। अगर दो लक्षण दिख जाते हैं कि कार्बन एटम में तो पाई बॉन्ड बना रहा है और नहीं उसके ऊपर कोई चार्ज है, वो जरूर sp3 होगा। अच्छा, ये सही है, ऐसे ही देता है ये, तो उसमें पाई बॉन्ड है ना। यहाँ पर देखो, अगर इसके पास पाई बॉन्ड है, लेकिन जहां जहां नहीं है उनको हमने गिना है, वो है 1, 2 और 3, और इस तरह से 3 का आंसर हमने निकाला है। ठीक, पूरे कंसेप्ट से देखिए। हाँ, ये सब अच्छा हो रहा है, ठीक लग रहा है हमें, अच्छी बात। एक और देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड व्हिच डिफर्स इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एट लीस्ट बाय। अब कम से कम कितना डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, कैसे उठा उठा के डिस्टिल करें और अलग हो जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात नहीं हो रही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात नहीं हो रही है। डिस्टिलेशन क्या बोल रहे हैं सर? डिस्टिलेशन था क्या? मैं आपको याद दिला दूं डिस्टिलेशन क्या था। आपके पास है एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये क्या होता है? एक बर्तन, टेंशन मतलब बर्तन है। अच्छा, और क्या करने वाले हैं आप? उस बर्तन में मान लीजिए हम इस लिक्विड को उबालना शुरू करें, हाँ जी, और यहाँ से एक पाइप निकालें, उसको कंडेंस करें, ऐसे इधर ले लेते हैं, यहाँ चले लेते हैं। ठीक, तो वेपर्स यहाँ उड़ी करती जाएं और यहाँ कंडेंस हो जाएं, और कंडेंस होकर टप 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 गिरे, जिनको मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँ। देख रहे हैं ये क्या बना लो? ये कूलिंग जैकेट कहलाती है। ठंडा पानी डालते हैं और ठंडे पानी के संपर्क में आकर अंदर की गैस बढ़िया से कूल होकर वापस लिक्विड बन जाती है। तो यहाँ इवेपोरेशन कराया, वेपर निकली, उसको ठंडा किया, इकट्ठा कर दिया। ये जो इकट्ठा होता है ये कहलाता है डिस्टिलेट। जिसका डिस्टिलेशन करते हैं उसको कहते हैं डिस्टिलेंट, और जो शेष रह जाता है उसको कहते हैं रेसिड्यू। ये दोनों आइटम इसी के अंदर हैं। जब शुरू नहीं किया था इस चीज को बोलते थे डिस्टिलेट, और जब खत्म कर दिया डिस्टिलेंट, जो बच गया है वो कहलाता है रेसिड्यू, और जो प्राप्त होता है वो कहलाता है डिस्टिलेट। हाँ, ये तो बात सुनी हुई लग रही है, सुनी भी नहीं है, पर पूरी विस्तार के साथ पढ़ाई दी आपको, अगर आप याद करें तो। पढ़ाई होगी, चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए, इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर separating liquids having sufficient difference in their boiling points। एक्चुअली डिस्टिलेशन कब काम आता है? या तो सबसे आसान तो उन केसेस में है कि एक सॉलिड और एक लिक्विड हो, जैसे नमक और पानी है, आप उसको उबालिए, पानी उबल कर निकलता जाएगा, प्योर वाटर मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ नमक बच जाएगा, फिर तो क्या कहना, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर दो लिक्विड्स भी मिक्स हो गए हैं, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, तो इतना बुरा नहीं है। लेकिन एक शर्त है, जब उड़ रहे हैं तो एक लिक्विड एनफ उड़ जाए और दूसरा उस समय न के बराबर ही उड़े। 100 डिग्री का डिफरेंस होगा तो अच्छा रहता है। अच्छा, इतना जैसे आप देखिए, बेंजीन और एनिलीन को हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। और बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होती है, तो एनिलीन 184 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होती है, 104 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तब कर पाते हैं। क्लोरोफॉर्म 61 और एनिलीन 184, 123 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तब जाकर आप इन्हें इस तरह से सिंपल डिस्टिलेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तो प्रश्न का कितना चलेगा टेंपरेचर डिफरेंस? जवाब है भाई 100 डिग्री तो डिफरेंस रख, ताकि एक पूरा उड़ जाए और दूसरा नेग्लिजिबली उड़े, तभी हम बोल पाएंगे, अदरवाइज कठिन होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, डिस्टिलेशन की दर्शन करिए एक बार। अब ये क्या कर रहे हो? फ्लास्क है, आग जलाएंगे नीचे, देखो आग जल गई बर्नर से, और ये गर्म होने लगा। पानी और एसीटोन का मिक्सचर है, राउंड बॉटम फ्लास्क में उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म होकर धीरे-धीरे उबलने लगता है। उबलेगा तो उसमें से भाप निकलेगी, वेपर्स निकलेंगी। वेपर्स में क्या होगा? कल पानी और एसीटोन दोनों हैं, और अधिकांशतः एसीटोन होगी, कम होगा पानी की, एसीटोन ज्यादा वोलेटाइल है, कोई बात नहीं। जो वेपर निकलेंगी उड़ी बाबा करती हुई यहाँ जाएंगी, और फिर उनको यहाँ से गुजारा जाएगा, जब वो ठंडी हो जाएंगी तो बूंद-बूंद एसीटोन यहाँ पर फ्लास्क में इकट्ठी हो जाएगी। ये है सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, ठीक है, फाइन। इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉल्यूइन, तो तेरा स्टीम डिस्टिलेशन आ गया, क्या कुछ करते हो? बड़ा आसान होता है। जैसे आपने आग पर रखकर गर्म किया था, उसी की वजह से उसमें आई घुसा दी, हाँ, और उसमें से स्टीम छोड़ दें, तो गर्म स्टीम जब किसी के संपर्क में आती है तो भी उबल जाता है। अच्छा, गर्म हो जाता है बिल्कुल। जैसे इडली खाते हैं आप, बड़ा अच्छा फेवरेट साउथ इंडियन फूड है इडली। अरे नहीं, हम तो गुजराती हैं, तो ढोकला खा लीजिए। डिपेंड करता है, अलग अलग
देशों में अलग अलग कोई ना कोई ऐसी डिश जरूर मिल जाती है जो स्टीम कुक्ड होती है। आपको मोमोज पसंद है तो आप मोमोज खा लीजिए, उनकी स्टीम कुकिंग होती है। स्टीम कुकिंग क्या होती है कि जिस पदार्थ को आपको गर्म करना है और पकाना है, थोड़ा केस डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पदार्थ को आपको गर्म करना है पकाना है, आप उसको एक बर्तन में रखिए और उसके आसपास खाली स्टीम दे दीजिए, खाली वो पानी की भाप के संपर्क में आए। तो पानी की स्टीम जो है या वेपर से जब कंडेंस होती है तो बड़ी सारी हीट छोड़ती है और जो हीट छोड़ती है उस खाने को पकाने के काम में आती है। क्या बात कर रहे हो तुम, सही बोल रहे हो, ऐसा होता है। अच्छा, तो ये काम कर रहे हैं टॉल्यूइन के साथ। क्या कर रहे हैं, टॉल्यूइन में सीधे पाइप लगा के हमने उसी में डायरेक्ट स्टीम डाल दी, तो स्टीम के साथ जो वाटर वेपर आ रही है जब वो कंडेंस होगी तो अपनी हीट छोड़ेगी और मनमान हीट जो छोड़ेगी उससे टॉल्यूइन उबलने लग जाएगी। अच्छा, तो टॉल्यूइन तो उबलने लग जाएगी, फाइन, लेकिन क्या उसमें वाटर वेपर मिक्स नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, उसको तो हम रोक नहीं सकते, तो होगी। ठीक है, द प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन द वेपर इज, अब स्टीम आई, स्टीम डिस्टिलेशन हुआ, यहाँ पे टॉल्यूइन और स्टीम दोनों जाएंगे। अच्छी बात है। द प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर इज, सिर्फ टॉल्यूइन निकलती तो क्या होता? अगर सिर्फ टॉल्यूइन निकलती तो जितना आसपास का प्रेशर था, जो आसपास का प्रेशर कहलाता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, उसके बराबर टॉल्यूइन हो जाती है। और एक्चुअली टॉल्यूइन प्लस स्टीम बराबर आसपास का प्रेशर, मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर। अच्छा, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन वेपर इज barometric pressure minus steam का vapor pressure, which is less than pressure of barometer. Is it less? Yes, it will be less. क्यों? क्योंकि उसके साथ water vapor का भी partial pressure जोड़ोगे तब जाकर barometric pressure की बात आएगी. Right? Right. The most suitable method for separation of one-to-one mixture of ortho and para nitrophenols is, phenols याद है आपको? बेंजीन रिंग, OH लगा है तो फिनॉल है. एक होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऐसी, इस तरह से. और अगर गौर फरमाएं तो इसमें इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड्स हैं. मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपस में चिपक गए हैं, बाद में जाके करना. लेकिन अगर आपके पास NO2 पैरा पे लगा है तो वो इस OH के साथ तो संपर्क कर नहीं सकता, संभव नहीं है, बहुत दूर दूर है, उल्टे हैं. लेकिन एक नया तमाशा संभव हो जाता है. क्या? कि एक दूसरा OH आए दूसरे मॉलिक्यूल का, उससे जुड़ जाए, और ये OH ये जुड़ सकता है ONO टिंग ऐसे OH ये से. तो कई सारे मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं आपस में. क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाता है. किससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से. ऐसा है, जी हाँ ऐसा है. और इसी के चलते अगर आपको इनको सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन से भी सेपरेट हो जाती है. स्टीम डिस्टिलेशन चलेगा? बिल्कुल चलेगा, स्टीम डिस्टिलेशन. सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर. आप देखें, और स्टीम डिस्टिलेशन तो क्या याद दिला दूं, द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर वेपर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लास्ट उसमें था मेरा प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन प्लस वाटर वेपर बराबर एटमॉस्फेयर. इन जनरल सबके लिए वो सच है इस तरीके से. राइट, ठीक है. किस किस को हटा सेपरेट कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं. और ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन्स में या फिनॉल्स वगैरह में डिफरेंस है, करेंगे. ठीक है, अच्छी बात है. ये क्या है? ये सेटअप है स्टीम डिस्टिलेशन का. याद कीजिए, क्या कर रहे हो? कुछ पानी उबाल रहे हैं. क्या निकल रहा है? भाप निकल रही है. अच्छा, और ये भाप ऊपर जाएगी और जाएगी और बबल करती 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 ये यहाँ ये भाप सीधे उस मिक्सचर में जा रही है, बेंजीन टॉल्यूइन जो भी आपके पास है. अच्छा, यहाँ पे एनिलीन है और जो वेपर्स निकल रही है, वेपर्स में से दोनों वेपर्स हैं, किसकी? एनिलीन की भी और पानी की भी. और वो वेपर्स जाकर आगे कंडेंस कराई जा रही है. देख रही है? हाँ देख लिया हमने. अच्छा किया. When an organic compound is present in aqueous medium and is less soluble in any organic solvent, then it is separated by, well, आपके पास कुछ सीन ऐसे समझ, आप चार ऑप्शंस देखें, कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी. पहली बात तो ये सब्लिमेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन. क्यों? एक्वस मीडियम में आपने पानी में घोल के कुछ रखा हुआ है. सब्लिमेशन तो तब कहते हैं सॉलिड को गर्म करके उड़ा दिया जाए, तो सब्लिमेशन का कोई सेंस नहीं है. क्रोमैटोग्राफी भी बहुत अलग किस्म की चीज है, यहाँ पर लागू नहीं होती. यहाँ पर सॉलिबिलिटी और इस तरह की चर्चा हो रही है, उससे मोटिवेट होकर मैं आपको बताता हूँ कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन की माया क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं, और उसमें कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन क्या चीज है मैं याद दिला दूं आपको. जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, हाँ जी, और अगर मान लीजिए पानी में आपके पास आपने आयोडीन डाल दी पानी में, ठीक है, तो आयोडीन पानी में बहुत ज्यादा नहीं घुलती, बहुत नेग्लिजिबली घुलेगी, बहुत मिनिमम. और अगर इसमें ये है तो I3 माइनस के रूप में थोड़ी घुल सकती है. आयोडीन वैसे तो नॉन पोलर पानी में बिल्कुल नहीं घुलती. लेकिन अब आप एक काम करें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और बहुत कुछ फॉरवर्ड शिफ्टेड है, बहुत सारा I3 माइनस है, अच्छी बात है. अब आप इसमें थोड़ी सी क्लोरोफॉर्म डाल दें, तो या कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें आपकी श्रद्धा वो डाल दें. जैसे ही आपने क्लोरोफॉर्म डाली, भारी होती है तो नीचे बैठ जाएगी. अब एक नया ड्रामा होता है. क्या? जो आयोडीन पानी में है वो इक्विलिब्रियम में आती है आयोडीन क्लोरोफॉर्म जैसा, और एकदम से जब वो क्लोरोफॉर्म में जाती है तो उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि यार पानी में तो मजा नहीं आ रहा था, कोई इज्जत नहीं थी हमारी, पर क्लोरोफॉर्म इज लाइक क्वाइट वेलकमिंग. तो क्योंकि आयोडीन की सॉलिबिलिटी क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा है तो वो आयोडीन जो है वो क्लोरोफॉर्म में घुल जाती है. और आप पाते हैं अगर उसको शेक करेंगे तो आप पाएंगे क्लोरोफॉर्म की जो लेयर है वो भी वायलेट कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसमें आयोडीन घुल जाएगी. अच्छा, तो एक सोल्यूट था आयोडीन, वो दो सॉल्वेंट्स के, पानी और क्लोरोफॉर्म नाम के दो सॉल्वेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. हाँ जी, इसमें तो एक बार भी शेक करेंगे तो आयोडीन इतनी ज्यादा सॉल्युबल होती है, क्लोरोफॉर्म में इतनी कम होती है पानी में कि लगभग सारी आयोडीन क्लोरोफॉर्म में आ जाएगी, पानी छूट जाएगा. आप क्योंकि इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म और पानी, तो आप उनको मजे से सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेटिंग फनल से आपने सेपरेशन कर लिया इसका, मतलब आपने पानी में से आयोडीन निकाल ली. अच्छा किया. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इतना सरल नहीं है. उसमें कहा है कि ऐसी चीज है जो पानी में ज्यादा घुलती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम घुलती है. अच्छा, जैसे यूरिया ले लें, यूरिया हाई सॉल्युबल होती है पानी में, सॉल्वेंट्स में घुलती है, ऐसा नहीं घुलती, और उसको पानी से बहुत पानी में खूब घुल जाती है. अच्छा, तो अब यहाँ तमाशा देखिए क्या है. यहाँ पर हम कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं. कंसेप्ट यहाँ पर कंसेप्ट वही है. क्या किया हमने? आपने सॉल्वेंट लिया, हाँ जी, और सॉल्वेंट और पानी लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पानी, मान लीजिए आपने क्लोरोफॉर्म ले ली, ठीक है. लेकिन इस बार यूरिया है और यूरिया पानी में क्लोरोफॉर्म के मुकाबले ज्यादा मजे से घुलती है क्योंकि वो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है. अच्छा, ये पानी है और ये क्लोरोफॉर्म है. अब अगर आप क्लोरोफॉर्म को पानी के साथ शेक करेंगे तो यूरिया अधिकांश पानी में ही छूट जाएगी क्योंकि उसको पानी में रहने में मजा आ रहा है. और आपकी तमन्ना है कि मैं पानी में से उसको निकाल लूं. कैसे करें यार?
अब ये बहुत मजेदार और बड़ा शानदार तरीका है, देखिए कैसे हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि बेटा एक काम करो, एक साइड में रिजर्वायर बना लो यहाँ पे, अच्छा एक बल्ब की तरह बनाते हैं केवल उसे, और ये ऐसी है जिसको हम गर्म कर सकें और इससे जो वेपर्स निकलेंगी वेपर्स को उड़ी बाबा कराकर हम यहाँ पर प्रवेश करा दें। अच्छा अब क्या किया तुमने, इसमें भी मैंने क्लोरोफॉर्म भर दी है और उसको मैं हीट कर देता हूँ तो इसकी क्लोरोफॉर्म की वेपर्स निकल के आ जाती है और इसको यहाँ से जोड़ दिया मैंने ऐसे, थोड़ा ऊपर नीचे करके जोड़ देता है, एकदम से साफ लोड ना करे, बट एसेंशियल बात है। तो ये क्लोरोफॉर्म और ये सब कनेक्टेड है। तो अब क्या है कि ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म की वेपर निकलती है और ये वेपर करके यहाँ पे है। प्लीज नोट ये जो वेपर आएगी क्लोरोफॉर्म वोलेटाइल है तो यूरिया तो वोलेटाइल है, यूरिया तो ये छूट जाएगी, क्लोरोफॉर्म की वेपर यहाँ जाएंगे ऊपर, बहुत श्रद्धा हो तो कंडेंसर लगा दें, वेपर जाएंगी ठंडी ठंडी होकर कंडेंस वापस लौट आएंगी और जब उनकी बूंद टपकेगी वापस, तो जैसे वो बूंद टपकेगी क्लोरोफॉर्म की भारी क्लोरोफॉर्म तो पानी में से गुजरती आएगी टिंकराइंग 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 और ड्राम, और जब वो पानी में से गुजरती भी आएगी तो पानी में तो घुला हुआ था यूरिया, यूरिया का भी कुछ अंश भले कम अंश लेकिन लेकर अपने साथ ड्राम चली जाएगी, अच्छी बात है। फिर यहाँ आएगी और बार 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 ऐसे जीवन मृत्यु के चक्कर में चलती रहेगी और बार बार यूरिया बटोर के लाती रहेगी और उसको यहाँ पर इस टंकी में इकट्ठा करती रहेगी। ये डायरेक्ट नौकर आप इसको थोड़ा सा ऐसे मान के चले कि ये इस टाइप से है ताकि वापस न जा सके, ठीक है। आप देखेंगे अल्टीमेटली धीरे धीरे आप बढ़िया से यूरिया को क्लोरोफॉर्म के साथ इकट्ठा कर लेंगे, ये कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहलाता है, ये कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहलाता है और ये बड़ा यूजफुल है तब जब लेस सॉल्युबल हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और तब भी आपको सोल्यूट को निकालना हो तो बढ़िया तरीका है। दिस इज द आंसर, इंडीड कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन इज द आंसर, मोस्ट टिपिकल, यस वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगला क्वेश्चन, एंथ्राक्विनोन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन बाय क्रोमिक एसिड। अच्छा, द क्रूड रिएक्शन प्रोडक्ट इज यूजुअली प्यूरिफाइड बाय, आपने रिएक्शन कराया, ठीक, तो सबसे पहले तो एंथ्रासीन थी, फाइन, ये एंथ्रासीन देखिए इसे, आपने क्रोमिक एसिड H2CrO4 लिया और वो एंथ्राक्विनोन बन गई, जय हो, इस तरह से जो प्रोडक्ट होगा उसमें प्रोडक्ट ये तो हो गई, कुछ रिएक्टेंट, कुछ H2CrO4 और कुछ Cr3+ जो रिड्यूस हो गए, इन सबका एक घिनौना मिक्सचर आ जाएगा, हाँ जी, और आपको उसमें से शुद्ध एंथ्राक्विनोन निकालनी है, ठीक है जी। आपको क्या लगता है कैसे निकालेंगे आप उसे? सबसे आसान है, सब्लिमेशन करा दीजिए, सब्लिमेशन से जी हाँ, आप बिल्कुल इनको भी सब्लाइम कराकर आप कचरे से हटा सकते हैं और शुद्धिकरण कर सकते हैं। सब्लिमेशन तक की क्या था सब्लिमेशन, अगर किसी सॉलिड को गर्म करें और वो लिक्विड बने बगैर सीधे गैस बनकर उड़ जाए तो कहते हैं अरे ये सब्लाइम कर क्या, ये ऐसे होता है सब्लिमेशन, ठीक। कौन कौन करता है सब्लाइम, आपने कहा पूजा में कपूर लगता है, कैम्फर सब्लाइम करता है, आयोडीन कर देती है, नफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, एंथ्राक्विनोन, इंडिगो, ये सब एग्जांपल्स हैं। हमारे सिलेक्शन में एंथ्राक्विनोन थी जो प्रोडक्ट थी, हाँ, वो सब्लाइम करके निकल जाएगी, बाकी से पड़ा रह जाएगा, ऐसा ही होगा, इस वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। आयोडीन के सब्लिमेशन का एक सुंदर उदाहरण देखिए, बेंजोइक एसिड है, चलिए बेंजोइक एसिड से क्या कर रहे हैं, देखिए गर्म किया और बड़ी बाबा वेपर्स निकली, किसकी सॉलिड से गैस बना, बेंजोइक एसिड वेपर्स बनी और कोनिकल फ्लास्क में अंदर जम गई, हीट छोड़ दी इसमें, कोनिकल फ्लास्क में हीट बाहर फेंक दी और उसके अंदर वेपर्स जम चुकी है, किसकी, बेंजोइक एसिड की। अगर कचरा था नीचे छूट गया काला काला, बेंजोइक एसिड पूरा बढ़िया जाके चिपक गया है ऊपर, बड़ी खुशी की बात है, राइट, देयर वी आर। अब इंस्टेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर कैन बी सेपरेटेड बाय, कैल्शियम सल्फेट सिंपली CaSO4, कुछ पानी वाली भी हो सकता है, डिपेंड्स, कुछ मेंशन या कैम्फर, सब्लिमेशन डालो, सब्लिमेशन से कैम्फर निकल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट वहीं पड़ा रहेगा, बहुत ही आसान और बहुत एफिशिएंट तरीका है सेपरेशन का। द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम द मिक्सचर इज, अब नैफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को अलग करना है तो कैसे करेंगे? चक्कर ये कि तो सब्लिमेशन का टोटका चल रहा था और यहाँ तो दोनों ही सब्लाइम कर जाएंगे, तो दिस मे नॉट बी अ गुड आइडिया, तो फिर क्या करें? नैफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को अलग करना है तो कैसे करेंगे? कोई तरीका है क्या इसका? एक तरीका हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन। वाओ, कैसा? बात फरमाइए, नैफ्थलीन कैसी है? अच्छी है, अच्छी मतलब पोलर है कि नॉन पोलर? नैफ्थलीन पूरी तरह से नॉन पोलर है। क्या वो पानी में सॉल्युबल है? ना, बिल्कुल नहीं होगी। और बेंजोइक एसिड कैसा है? बेंजोइक एसिड नैफ्थलीन के मुकाबले तो काफी पोलर है। और क्या वो पानी में सॉल्युबल है? पानी में नैफ्थलीन से तो ज्यादा सॉल्युबल होगा और पानी की बजाय अगर आप अल्कोहल वगैरह ले लेंगे तो थोड़ा और खुल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑयल में भाई करते हैं जैसे भी है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड था ये क्या था? ये ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी सॉल्वेंट में दो सोल्यूट खोल लिए, यही बेंजीन घोल ली और नैफ्थलीन घोल ली और बेंजोइक एसिड घोल लिया। पहले तो आपने खुद सॉल्वेंट लिया, खुल गए, फिर आपने सॉल्वेंट उड़ाना शुरू कर दिया, उड़ी बाबा। तो उड़ाते उड़ाते क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट उड़ रहा है तो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इनका, कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे जो कम सॉल्युबल है, जैसे मान लो नैफ्थलीन कम सॉल्युबल है तो नैफ्थलीन का क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपन से अपनी गुले रह सकते हैं, क्या होगा, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, तो नैफ्थलीन क्रिस्टलाइज होकर अलग अलग निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा है तो बेंजोइक एसिड कहेगा हम तो पड़े हुए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बुलते रहेंगे। और सॉल्वेंट उड़ता गया, नैफ्थलीन क्रिस्टलाइज होती गई और बेंजोइक एसिड बेशक बुला हुआ है आराम से, क्यों? उसको टेंशन नहीं है, उसकी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। आप पाएंगे क्रिस्टलाइज होकर नैफ्थलीन पूरी निकल जाएगी और हो सकता है बेंजोइक एसिड बिल्कुल भी ना निकले, लॉजिक कर लो बात, सेपरेट होकर बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन, इसकी तो बात चल रही थी। अच्छा, सही है। तो करेंगे क्या, आपके पास मिक्सचर है बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन का, दोनों में एक दूसरे को इंप्यूर कर दिया है, ठीक। आप एक बढ़िया सा सॉल्वेंट चुनिए और ज्यादा अच्छा है कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जिसमें वो रूम टेंपरेचर पर भले उतने ना घुले और हम गर्म कर दें तो हीट करने पर दोनों खूब सारा घुल जाए, और जैसे ही वो बहुत सारा घुलेंगे हीट करने पर हम उसको पहले घोलेंगे फिर ठंडा कर देंगे, तो ठंडा करेंगे तो हम एकदम से पाएंगे कि काफी कम हो जाएगी सॉल्वेंट एटलीस्ट एक चीज की, तो जिसकी कम हो जाएगी वो क्रिस्टलाइज होकर निकल जाएगा, दूसरा लग जाएगा, हमने कहा लो जी सेपरेशन हो गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, in chromatography technique the purification of a compound is independent of A, solubility of compound, B, mobility or flow of solvent system, C, length of column or TLC plate, and D, physical state of pure compound. इन चारों में किसका महत्व नहीं है? क्रोमैटोग्राफी याद है आपको क्या होती थी? क्रोमैटोग्राफी, हाँ कुछ याद तो आ रहा है, अच्छे से याद कीजिए। क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक में होता क्या है, आप एक सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा सोल्यूट खोले हुए हैं, अच्छा, और उस सॉल्वेंट को प्रेफरेबली कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट तो भी मजेदार है बट नॉट नेसेसरी, आप उस सॉल्वेंट को बूंद बूंद करके टपकाते हैं या धीरे धीरे गुजारते हैं, किससे? किसी ऐसे मीडियम से
जिसमें वो मीडियम कागज हो सकता है, वो मीडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जेल हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से किसी ऐसे मीडियम से गुजरते हैं जिसमें सॉल्वेंट तो बह के निकल जाता है, लेकिन जो सोल्यूट्स होते हैं वो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अच्छा, और क्योंकि एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग होती है अलग अलग सोल्यूट्स की, तो जो ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब होता है जल्दी चिपक जाता है, वो शुरू में ही रह जाता है, और जो देर में चिपकता है वो बात चला जाता है बहकर। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट फैलता है बहकर आगे जाता है, उसके साथ साथ सोल्यूट भी बहकर आगे चले जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, बजाय उनके जो कि उतने अच्छे से एडजॉर्ब नहीं होते। ये तो था क्रोमैटोग्राफी का मेथड। हाँ जी, अब इस पर फर्क किसका पड़ता है? कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का फर्क पड़ता है। वेल, पड़ेगा तो सही, क्योंकि वो डिसाइड करेगी कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कई केसेस में ये भी बात हो सकती है। मोबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट किस रेट से फ्लो कर रहा है इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह सॉल्वेंट निकल जाएगा तो क्या एडजॉर्ब होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेंथ ऑफ कॉलम या पीएलसी प्लेट, यस, क्योंकि अगर लेंथ ही जरा सी नेग्लिजिबल है तो क्या सेपरेशन होगा? फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड का फर्क पड़ता है क्या? ना, क्यों? अभी तो वो भूल गए ना, एक्वस स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट कैसी थी अभी तक समझ बात है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डीकलराइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकलराइज करने में क्या काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा, आप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? क्या आप स्वयं को ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच करना चाहेंगे? नहीं, मत जाएगा, मरेंगे तो नहीं, लेकिन ना कष्ट होगा, स्किन को ब्लीच करेंगे, स्किन पूरी कट जाएगी, है ना? यूजलेस हो जाएगा, डैमेजिंग है। आयोडीन का तो खुद का गहरा वायलेट कलर होता है, वो क्या ब्लीच करेगी? उसे खुद बुलंद कर देगी सामने वाले को। एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल अक्सर गंदगियों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर चिपका लेता है, वहां से हटा लेता है। इससे डीकलराइजेशन में मदद मिलती है। ये तब है जब कलर अलग अलग स्वतंत्र पार्टिकल्स के कारण हो जिनको सेपरेट किया जा सके। तो यस, एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू डीकलराइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत नाजुक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर है, ये सच है कि वो ब्लीचिंग एजेंट्स है, पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तहस नहस कर देंगे। तो एनिमल चारकोल एब्जॉर्प्शन से यूज किए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकलराइज कर देता है, उनमें से इंप्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करके अलग कर देता है। अच्छा, ठीक है। द कंपाउंड व्हिच शोस सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल के अंदर है, जो अच्छे से हो रही है, कौन दिखाता है? ये तो बात हुई थी, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई था आपको। ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें जरूर हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉरी, ये ट्रा है, इंट्रा। ये OH अलग है और ये N अलग है, या यहाँ पे अलग है, ये एक साथ नहीं कर सकते। ये इंटर दिखाएगी, और ये OH, इसमें ये तो कचरा है, कचरा है, कचरा है। ये किसी दूसरे OH से जुड़े तो जुड़े, और वो भी दोनों तरफ वहां मल्टी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, जो ढंग से इंटर भी दिखा दे, इसमें भी संदेह हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खाली बी में आएगी, बॉम्बे बी, ओनली बी। जी हाँ, ओनली बी। कारण ये वाला OH भी दिखा सकता है, पर दोनों तरफ देखिए बहुत बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये दो ग्रुप एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पाएंगे। जब करीब ही नहीं आ पाएंगे तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे कैसे? इसलिए इसको छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। बी इज द आंसर। अब करीब बी ऑप्शन सही था, यहाँ आंसर के हिसाब से ए आंसर आ जाएगा। Oh my God, ये क्या है? आइए देखते हैं। 0.378 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 0.378 grams of an organic compound containing carbon and hydrogen was subjected to combustion by Liebig's method. Liebig's method क्या है? हम तो भूल गए। शक्कर पढ़ो उसे, फालतू बात करते तुम। आ जा सामने, भाग रहे Liebig, कुछ नहीं, काम की बात करो। CO2 and H2O formed are passed through potash bulbs and CaCl2 tube. ठीक है। अब ये पोटाश बल्ब क्या करेंगे? They will absorb CO2, और एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा? It absorbs H2O। तो पहले एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से गुजरा जाता है, जो कि वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद पोटाश बल्ब से गुजरते हैं, जो कि CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। इंक्रीज इन रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ फलाना एंड डिकाना। तो 0.264 ग्राम्स और 0.162 ग्राम्स का हो गया इंक्रीज। इसका मतलब इतना पानी था और CO2 थी। इतनी सी बात है, ठीक है। बोला कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब भाया, अगर 0.264 ग्राम है CO2 के, मोल कितने हैं? 0.264 अपॉन 44 मोल है CO2 के, इतने ही मोल्स हैं कार्बन के। देयरफॉर मास ऑफ कार्बन हो जाएगा कितना? जो है कार्बन के मोल्स इनटू 12, ये कार्बन का मास है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी? कार्बन का मास इनटू डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो भी गंदगी है 0.264 इक्वल लिखता हूं मैं, 0.264 12 और 44 को काट दे जरा, इनटू 3/11, और ये पूरी गंद डिवाइडेड बाय 0.378 ग्राम्स इनटू 100, ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। हाँ, आएगी तो सही। अब ये गंदगी है कितनी? कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं। पॉइंट हटा दे तो 264/318 इनटू 3/11 इनटू 100, ये भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। वो कैसे करें? कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिनौनी कैलकुलेशन है, और वैल्यूज भी पास पास है, 18 19 21 कोई बहुत दूर नहीं है वैल्यूज। क्या करें? कैलकुलेट करो, और क्या करेंगे? कैसे बताते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक बार हाइड्रोजन का भी एक्सप्रेशन निकाल लें, अगले पेज पे लिखने जगह दोगे। 0.162 ग्राम, 0.162 ग्राम थे पानी के, इतने मोल थे पानी के, तो उसके दोगुने मोल थे हाइड्रोजन के, इतने ग्राम्स थे हाइड्रोजन के, और टोटल मास कितना है बाई कंपाउंड का? वो था 378, वो था 378। अब मैं सिर्फ से कर गया, 318 लिख गया मैं, 378 है, ये 78 है, बाल बाल बच्चे कैलकुलेशन किया था। तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 378 grams into 100, तो therefore percentage of hydrogen will be 162/378 into 1/9 into 100, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्या है जिंदगी में? अब कैलकुलेशन है, और क्या है? करें? हाँ करते हैं। ओ क्या करेंगे हम? चालू जाते हैं, हिम्मत मरना मरने पड़ा। ठीक, अब देखो 12 2 24 12 3 36 ऐसे पढ़ा पढ़ते थे हम लोग, है ना? इसे 26.4 और 37.8 देखें, क्या तुम देख सकते हो? ये 24 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा है। 12 2 24 प्लस 2.4, 36 प्लस 1.8, एक्जैक्टली नहीं है, 24/36 पर आसपास है। अगर बेशरम हो जाऊं, बेशरम क्यों हो जाएंगे? अगर हो जाऊं तो मैं लगभग इसे 24/36 कर लूं, ये हो जाएगा 2/3। अच्छा, और इनटू 3/11 है, 2/11 हो जाएगा पॉइंट, ये तो हो जाएगा 22% के आसपास। अच्छा, अप्रॉक्सिमेटली 22% आया है। हाँ जी, और हमने तो कहा था एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि 21% थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो 19 पे भी पहुंच जाने चला जाए। हाँ, है तो सही। उधर हाइड्रोजन का क्या सीन था? हाइड्रोजन में भी आप देखो 4%, 6.75 या 7.25% ऐसे कुछ है। करते हैं, देखते हैं मरता क्या होता है। लेट अस सी व्हाट इज देयर, किस्मत में क्या है हमारी। वेल 6 2 8 और 1 9 से काटे, 9 1 9 72 9 8 72। अब यहां से देखो क्या है, 18 1 8 21। ओ
100 by 21, अरे वाह, ये तो बहुत ही मस्त है। हाँ, ये बहुत ही मस्त है। कितना हो जाएगा ये? वेल 100 अपॉन 20 होता, 100 अपॉन 20 होता तो ये आता 5, तो लेस देन 5% आ जाएगा, 5% से कुछ कम आ जाएगा, 4.8 4.9% के आसपास, देखिए 4.76 जी लेगी इसके साथ में। हाँ, तो यही तो है, नन ऑफ द बकवास है। इज द आंसर, इट लुक्स लाइक इन जेल्डाल्स मेथड द नाइट्रोजन प्रेजेंट इज एस्टिमेटेड एज, जेल्डाल्स मेथड में करते क्या है? जेल्डा है तो खतरनाक, जो नाइट्रोजन होती है वो पूरी की पूरी अमोनिया बना ली जाती है, और अमोनिया को टाइट्रेट करके फिर पता लगाते हैं क्या हुआ। यस, इट इज एस्टिमेटेड एज अमोनिया। मेथड क्या था? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को उसको डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है? जिसको अलग अलग गड़ा होता है, सब सारे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पूरी की पूरी अलग होकर अमोनियम सल्फेट के रूप में आ जाती है, अच्छी बात है। फिर NaOH के हिसाब से गर्म करते हैं तो सारी नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में छोड़ देता है, और इस अमोनिया को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी की पूरी को थोड़े से एक्सेस HCl में। HCl की क्वांटिटी पता होती है कि हाँ इतने इतने मोलर है, इतना वॉल्यूम है, और थोड़ा अंदाजे से एक्सेस मिलते हैं, अमोनिया उसमें एब्जॉर्ब पड़ी, सारी अमोनिया अपने कब्जे में आ गई, फिर बैक टाइट्रेशन करते हैं। ये जो HCl बच गया है, उस बचे हुए HCl को फिर टाइट्रेट कर लेते हैं किसी बेस के साथ, नॉन बेस के साथ, और पता लग जाता है कि अमोनिया कितनी लिबरेट हुई थी। ये तरीका होता है जेल्डाल्स मेथड का, राइट? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेल्डाल्स मेथड तभी एप्लीकेबल है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन के टुकड़े टुकड़े होकर वो हमें अमोनियम आयंस दे दे। हाँ जी, कुछ केसेस में अमोनियम आयंस नहीं मिलते, जैसे अगर आपके पास डायज़ो ग्रुप है, N डबल बॉन्ड N, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन बहुत स्टेबल होती है, एरोमेटिक रिंग टूटते नहीं है तो वो अमोनियम नहीं बनाते। अगर NO2 ग्रुप है या NO ग्रुप है, उससे भी अमोनियम नहीं बनता ना, तो ये सब जेल्डाल्स मेथड को रिस्पांस नहीं देते। तो जेल्डाल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर A, yes, B, yes, एक मिनट, मोर देन ये C, B, S और D, ऑल ऑफ दीस इंडीड, सब एक्सेप्शन है। इन सब तरीकों में अगर नाइट्रोजन होगी तो जेल्डाल्स मेथड में वो डिटेक्शन में प्रॉपर नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी क्या था जेल्डाल में, फाइन, बड़े तसल्ली से हम बताया जाए तो एक बार देख लो जेल्डाल को। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राउंड फ्लास्क में उसको रखा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और तेव बाला, उससे क्या हुआ? और थोड़ा बहुत कैटलिस्ट डाल दिया, कॉपर आयंस ऑफ कोर्स, है ना, उबाल दिया ऐसे। कंपाउंड की ऐसी तैसी हो गई, चिकने हो गए उसके, पूरी तरह से किसी चीज को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाल के उबालेंगे, उसकी बैंड बन जाता है, नाइट्रोजन सारी की सारी कन्वर्ट हो गई अमोनियम सल्फेट में। इसमें अब क्या करेंगे? इसमें ढेर सारा NaOH डाल दिया, और NaOH डालने से क्या होगा? अमोनियम आयन से अमोनिया निकल आएगी, उसको गर्म किया, और गर्म करके जो वेपर्स निकली वो सारी की सारी वेपर्स को हमने एब्जॉर्ब किया, वेपर्स में अमोनिया निकलेगी, तो सारी की सारी वेपर्स को हमने एब्जॉर्ब किया और हम ले गए कहां पर? HCl में। अच्छा, क्योंकि अमोनिया तो गैस से भाग जाएगी, हम उसे पीरियड में टाइट्रेशन कर नहीं सकते, तो हम उसे एक नॉन क्वांटिटी ऑफ HCl में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो इस HCl को, जैसे मान लो मैं पहले से बताया कि 10 मिलीमोल HCl थे, तो उसमें कुछ अमोनिया आई, जितनी आ गई सारी आ गई, और उससे क्या होगा? HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करके तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। जी हाँ, तो HCl का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, HCl जो भी है। हाँ जी, तो अब ये जो बचा हुआ HCl है, इसका हम फिर से बैक टाइट्रेशन करते हैं। बैक टाइट्रेशन मतलब उसको निकाल के उसका टाइट्रेशन कर लेते हैं, और इस बार एक बेस के साथ करते हैं। HCl का एक अंश अमोनिया खा चुकी है, हमें नहीं पता कितनी अमोनिया थी, पर हमें HCl पता कितना था, मान लो 10 मिलीमोल था। अब हम टाइट्रेशन करके पता कर लेते हैं कि कितने मिलीमोल HCl बचा था, जैसे NaOH से टाइट्रेट कर लो मान लो आप, तो आपको पता चल गया कि कितना एसिड बच गया था, तो शेष एसिड जरूर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया होगा, उससे अमोनिया के मिलीमोल्स आ जाएंगे, और उससे नाइट्रोजन आ जाएगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में थी। जी हाँ, ये है जेल्डाल्स मेथड। ओह, ये अच्छा है जी। इन जगहों पर नाइट्रोसोमेरी, एजो ग्रुप्स, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स की नाइट्रोजन, ये जेल्डाल्स मेथड से डिटेक्ट नहीं होती है। इस बात पे क्वेश्चन हो जाए? बिल्कुल। 29.5 milligrams of organic compound containing nitrogen was digested according to Jeldal's method. Ammonia was evolved in 20 ml of 0.1 molar HCl, यानी कि 2 मिलीमोल से आपके पास HCl की, उसमें कुछ HCl को तो खा गई कौन? अमोनिया, कुछ HCl को खा गई अमोनिया, और कुछ को खा गया 15 ml of 0.1 molar NaOH, तो 1.5 मिलीमोल है NaOH माइनस की, and total milliequivalents of acid must be equal to total milliequivalents of base, तो 2 into 1 ये है milliequivalents of HCl बराबर 1.5 into 1 plus x milliequivalents of base, x बराबर 0.5, तो अमोनिया 0.5 मिलीक्विवेलेंट है, और 0.5 मिलीमोल्स ही होगी, क्यों? क्योंकि एन फैक्टर अमोनिया के लिए 1 होता है, तो आधा मिलीमोल अमोनिया निकली है, आधा मिलीमोल नाइट्रोजन एटम्स थे, आधा मिलीमोल का मतलब हुआ हाफ इंटू 14 मिलीग्राम्स है किसके? नाइट्रोजन एटम्स के, 7 मिलीग्राम है नाइट्रोजन एटम्स के, तो 7/29.5 इंटू 100, इतने परसेंटेज हो जाएगी नाइट्रोजन की, कितनी आएगी ये? अब 7 4 28 अगर होता, अगर 28 होता डिनोमिनेटर में, तो ये 7/28 यानी कि 1/4 इंटू 100 25% आ गई होती, पर डिनोमिनेटर 28 से ज्यादा है, इसका मतलब 25% से थोड़ी कम है, 25% से थोड़ी सी कम 23.7%। यस, सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको पता है, इसीलिए कि आपको पूरा लेके आशा हो जाए, राइट? चलिए जल्द पूरा दिखा देता आपको। लसाइनस टेस्ट की बात होगी बिल्कुल। इन लसाइनस टेस्ट पर नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, ब्लड कन्वर्शन क्या है? नाइट्रोजन का टेस्ट अलग है, सल्फर का अलग है, लेकिन दोनों साथ साथ होते हैं, तो वो HCl माइनस मान लेते हैं, जो फेरिक के साथ ब्लड कन्वर्शन देता है। अच्छा, ठीक है, तो फेरिक थायोसाइनेट, तो फेरिक थायोसाइनेट सल्फोसाइनाइड, थायोसाइनेट का प्राचीन और घटिया नाम जो भी है, पी बिकम्स द आंसर, यस पी बिकम्स द आंसर, वो होता है FeSCl होल थ्राइस, इसका थायोसाइनेट उसका आज का नाम है, राइट? सिर्फ कार्बन होता है, उसे कार्बन तो अभी भाई सिर्फ नाइट्रोजन लसाइनस टेस्ट में बनाती है साइनाइड, सल्फर बनाता है सल्फाइड, साइनाइड को सल्फेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट किया जाता है, और सल्फर सल्फाइड जब बन जाता है तो उसको सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ डायरेक्ट कन्वर्शन से डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, ऐसा है जी, ऐसा ये लसाइनस टेस्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें सोडियम डालकर उसे गर्म करके पिघला देते हैं, सोडियम के साथ फ्यूज होकर उसके टुकड़े हो जाते हैं, कार्बन पूरा का पूरा नाइट्रोजन जितनी होती है कार्बन के साथ जुड़ते हुए सोडियम साइनाइड बनाती है, वहां चलेगा सल्फर सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, अगर नाइट्रोजन सल्फर साथ साथ होते हैं तो थायोसाइनेट बनाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? सोडियम पैलेट्स को देखिए निकाला और हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, अच्छा गर्म किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के चिथड़े हो गए। अब इस चिथड़े हुए पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे? अभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल रहे हैं तो ये डाला ताकि उसे बर्बाद कर सके, और फिर एनालाइज कर सके, गई भैंस पानी, ये देखिए इस तरह से। एंड
क्या कर रहे हो? पूरा टेस्ट ट्यूब फोड़ देते हैं हमारे लालच के, है ना, और सब उसमें से जितना एक्सट्रैक्ट निकलता है निकाल लेते हैं, उसे छान लेते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए अच्छा ऐसा है जी हाँ, पहले उबाल के साथ निकाल लिया, जब गल गया ठंडा हो गया अच्छे से तो उसे छानते हैं, छान के कांच के टुकड़े हटा लेते हैं, भले चूम लेते हैं अपने काम फालतू का, और फिर उसके बाद टेस्टिंग चालू होती है। ये देखिए छान गए, छाना है, हाँ छाना है, मराठी में छान का मतलब अच्छा होता है। इट्स गुड, यस इट्स गुड, हिंदी में छान का मतलब फिल्टर करना होता है। देखिए नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग हैलोजेंस, बिकॉज़ अगर हैलोजेंस है तो हैलाइड बनेगा। अब बेसिक सॉल्यूशन था, सोडियम डाला था पानी के साथ रिएक्शन से NaOH बन गया है। अगर आप उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड प्रेसिपिटेट करा देगा। उससे बचने के लिए पहले नाइट्रिक एसिड डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डाल के NaOH हटा देंगे। अब Ag+ डाल दिया तो AgCl AgBr AgI प्रेसिपिटेट कर देता है। उसको फिल्टर करके हम पता लगाते हैं कि क्लोराइड था, ब्रोमाइड, आयोडाइड था, कितना था सब पता लग जाता है। It reduces sulfide, it decomposes NaCl and Na2S, it oxidizes the organic compound, तो पहले ऑक्सीडाइज हो चुका है। हाँ जी, it acts as a dehydrating agent, of course it doesn't, वो reducing agent नहीं होता, साइनाइड और सल्फाइड को भी हटा देता है, सिर्फ हैलाइड बच जाता है। ये रोल है अच्छा नाइट्रिक एसिड का, बेस को, साइनाइड को, Na2S को सब हटा देता है, Na2S और NaCl को डिकम्पोजेस हटा देगा, बेस को न्यूक्लियस को हटा देगा और रास्ता साफ कर देगा हैलाइड्स का, इसलिए यूजफुल है नाइट्रिक एसिड। And this brings us to match the following. It says list 1 list 2 में अगर मैचिंग बनानी है, Dumas method, Carius method, chromatography and Jindal's method, किसमें क्या यूज होता है? Well, chromatography में अगर आपको याद हो जेल्स यूज होते हैं, सिलिका जेल। ड्यूमा, केरियस और जेंडाल क्या क्या गुण खिलाते हैं? जेंडाल्स मेथड में आपको याद हो अमोनिया एस्टिमेट करते हैं। हाँ, और इस तरह के मैथ्स में कॉलम्स लगाते हैं तो दो ऑप्शन से ही बड़ा काम हो जाता है, जैसे R4 और S2, R4 और S2, R4 और S2 अगर आप देखेंगे तो वहीं पे पड़ गया और ये आ गया। ठीक है, तो बताओ ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन सारी की सारी N2 बना के उड़ा दी जाती है, ठीक है, और केरियस मेथड में हैलाइड्स निकाले जाते हैं जिससे नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, राइट। तो चलो ये था रिवीजन किसका? GOC के बचे हुए पोर्शन का। इसी के साथ GOC की दिव्य कथा होती है समाप्त। और कुछ भी है, अरे जिंदगी तो चलती जा रही है, बहुत सारा कोर्स सबको करना है, लेकिन GOC के लिए आज देते हैं विराम, जारी रखेंगे अपना काम अगली बार, तब तक के लिए